सभी को ये सर्वविदित है कि हमने जो टॉपिक प्रारंभ किया था वो किया था कि हमने भारतीय शिक्षा व्यवस्था से हमने प्रारंभ किया था। जो आपका प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जो यूनिट फर्स्ट दी हुई है, जिसे हम कहते हैं शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत जो दिया गया है, आपको दिया गया है। आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होगे, हमने क्या किया, जो आपका दिया हुआ है शिक्षा व्यवस्था, आपका टॉपिक दिया है वहाँ पर ये रही शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत। जैसे मुदालिर आयोग, अलग अलग आयोग आपके सामने रखे हुए हैं, तो हमने इसकी जड़ से हम यहाँ पर से प्रारंभ कर रहे हैं। जैसे हमने पढ़ लिया था कि भारतीय शिक्षा में जो बदलाव हुए थे, समितियाँ और आयोग के बारे में हमने कल डिस्कस किया था। विदेशी आक्रमण के साथ किस प्रकार से हमारे भारतीय शिक्षा का स्वरूप बदला था, हमने ये समझा। और उसके उपरांत जो हमने ये देखा था कि स्वतंत्र भारत से पूर्व जितने भी शिक्षा समिति या आयोग का गठन किया गया था, हमने उसके बारे में कहीं ना कहीं पूरा इसका अध्ययन करा था। ठीक है, चाहे क्योंकि हमने कोलकाता की अगर हम बात करें तो ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। वुड समिति हो गया, हंटर आयोग हो गया, ये जो तमाम चीज़ें जो महत्वपूर्ण थी वो चीज़ मैंने आपके सामने रख दिया। कुछ अभी और बचे हैं तो उनको भी मैं रख दूंगा। उसके बाद आते हैं हमारे सामने जो था कि जब भारत आज़ाद हो गया था, तो भारत आज़ाद होने के पश्चात आपके सामने जो ये दिख रहा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में बनी जो समितियाँ थी वो आयोग थी। बेसिकली आपका जो प्रवक्ता संवर्ग के अंदर जो टॉपिक दिए हुए हैं उसमें दिया है राधाकृष्णन आयोग दिया है, मुदालिर आयोग दिया है, कोठारी आयोग दिया है, और शिक्षा नीति पर पुनर्विचार 1986 हो या ये तमाम चीज़ें आपकी उसमें दी हुई हैं। देखिए, जो आपने अल्टीमा पूर्व में पढ़ा होगा वहां पर आपने ये राधाकृष्णन आयोग को वहां पर नहीं पढ़ा था। आई थिंक मैं राइट हूँ, नहीं था ना ये? जी सर, जी सर, ये हाँ, ये नहीं था। ये नहीं था। ये हमने इसमें अभी परसों जो हमारी क्लास चली थी हमने उसमें देख लिया था। तो आज हम इसको थोड़ा आगे से करेंगे। थोड़ा मैं आपको सरसरी निगाह दिखा देता हूँ कि देखिए, भारत में जब बनी थी जो जो समितियां बनी थी, थोड़ा सा उसकी तरफ हम नजर डालते हैं। देखिए, राधाकृष्णन आयोग का गठन हुआ था, मुदालिर आयोग हुआ था, कोठारी आयोग हुआ था, राष्ट्रीय नीति जो 1968 से एनईपी 2020 तक का जो सफर था तो वो था। अब यहाँ पर बी.आई. बुच समिति थी जो दूरस्थ शिक्षा माध्यम में बनी पहली समिति थी, और राम रेड्डी समिति थी, ये भी दूरस्थ शिक्षा पर जो जहाँ तक हाँ ये कहते हैं कि जो दूरस्थ शिक्षा मतलब जहाँ अंतिम छोर तक शिक्षा को पहुँचाने का यहाँ पर केंद्रीय परामर्श समिति था। आपने ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये देखिए, यशपाल समिति बहुत दफे पूछा गया। बहुत से बच्चे जो आपके आयोग ने जो टॉपिक दिए हैं उन्हीं को ही चलते हैं, मगर ये टॉपिक आपके क्लियर होने चाहिए कि प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ था। तो ये जो यशपाल समिति का गठन किया था 1992 में, हम आगे इनको पढ़ेंगे। ये था कि बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना इनके द्वारा दी गई थी। तो ये तमाम जितने भी आयोग आप देख पा रहे होंगे, देखिए आपने एलटी में आपने ज्ञान आयोग पढ़ा था, जस्टिस वर्मा समिति आपके सामने थी, और शिक्षा नीति आपके सामने थी। ये आप चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो आज जो हमारा जो टॉपिक बचा हुआ था, हमने कहा था कि ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करें, जिसे हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए, हम जो बात कर रहे हैं कि शिक्षा जो विश्वविद्यालय आयोग की अगर हम बात करें, शिक्षा आयोग में ये 1947 जब भारत स्वतंत्र हो गया, उसके उपरांत जो भारत में जो शिक्षा व्यवस्था जिस प्रकार से निरंतर उसमें विकास होता जा रहा था, उसमें नई नई चीज़ें प्रयोग की जा रही थी, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए तमाम चीज़ों को क्रियान्वित भारत सरकार द्वारा किया जा रहा था। परंतु यहाँ पर क्या था कि जो शिक्षा प्रणाली किसी भी तरीके से एक स्वतंत्र और जनतांत्रिक देश के लिए उपयुक्त नहीं थी। अब देखिए किसी भी राष्ट्र की, हमने पूर्व में भी आपसे चर्चा की थी कि किसी भी राष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी होती है, किसी भी देश की या राज्य की जो रीढ़ की हड्डी थी वो शिक्षा होती है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से शिक्षा जो स्वतंत्र हो गया था भारत, उन जनतांत्रिक देशों के लिए किस प्रकार से उपयुक्त नहीं थी, इसके बहुत से ऐसे कारण रहे थे। और इसका प्रमुख कारण जो रहा था, स्वतंत्र प्राप्ति के पश्चात भारतीयों के सामने जो था कि विश्वविद्यालय में जो अध्ययन जो छात्र थे उनकी संख्या में निरंतर क्या होती वृद्धि, और उनकी शिक्षा में उनका जो स्तर था वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो रहा था। तो इसी से रिलेटेड यह था कि बेसिकली अगर हम कहें, जो ये राधाकृष्णन थे, इन्होंने उच्च शिक्षा पर जो कार्य किए थे, जो उच्च शिक्षा को रिलेटेड जो तमाम चीज़ें हो रही थी, हमने पूर्व में आपको ये भी बताया था। ये देखिए, हमने ये जो सिलेबस था हमने इसको पढ़ लिया था कि हमने कहा था 1948 से 1949 के मध्य में ये था किस प्रकार से तमाम चीज़ें थी। हमने ये भी कहा था कि 14 जुलाई 1948 को जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में यहाँ पर क्या हुई थी, ये विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का यहाँ पर क्या गया गठन किया, और इनको अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर नियुक्त किया गया था। और इसमें कुछ ऐसे सदस्य थे जैसे जाकिर हुसैन थे, लक्ष्मण स्वामी मुदालिया थे, आर्थर थे, या मोगन थे, या जेम्स डब थे। ये क्या थे, इस आयोग के मनोनीत सदस्य के रूप में हम इनको जानते हैं। और अध्यक्ष के नाम से जो जिनको चुना गया है और वो राधाकृष्णन थे, और इन्हीं के नाम पर इस आयोग को रखा गया। और या कहें आप विश्वविद्यालय आयोग कहो या फिर आपके राधा
कृष्ण नायक हो, तो दोनों एक है। और आपको हमने ये भी बताया था थोड़ा सा, क्योंकि पूर्व का जो पढ़ा था थोड़ा सा हमने बीच में कुछ चीजें पढ़ी थी, ये थोड़ा सा आपको रिफ्रेश करने के लिए मैं ला रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम इसमें? हेलो। नहीं सर, एक चीज कहनी थी हाँ ये। सर। जी सर, एक चीज पूछनी थी सर। हाँ पूछिए आप। हाँ हेलो। पूछिए मैम। तेरा वीडियो में भी देखा है ना, 2-3 जगह पे मैंने देखा, तो ये 4 नवंबर है सर, 14 नवंबर नहीं है। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर मैं स्पर्श जो कर, इसकी जो डेट है। ये देखिए, अब यहाँ पर आपको अभी स्पर्श करा देता हूँ, ठीक है। जी कोई बात नहीं, आपने सही पकड़ा। अब यहाँ पर हम जी। देखेंगे, देखिए यहाँ पर जो, तो मैंने कहा पूछ ठीक है लीजिए बिल्कुल सर। सही। अब यहाँ पर देखिए, वो जो प्रस्ताव था ना बेटा, एक चीज को ध्यान रखिएगा, सरकार ने इस प्रस्ताव को जो मान्यता प्रदान करी वो 4 नवंबर 1948 को। प्रस्ताव मान्यता प्राप्त करना अलग चीज होती है, वो चीजें मैं सारी चीजें आपके सामने रख रहा हूँ। जो आपके डाउट हैं, आपने अच्छा करा क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है ना। आप जो आप कह रहे हो कि हमने कहीं जगह पढ़ा था, यही पढ़ा था जो आपको यहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, ये दिख रहा है, यही था, बोलिए। जी सर, यही था सर, 4 नवंबर को, मतलब वो मतलब प्रस्ताव पारित किया, और 25 अगस्त 1949 को हाँ, मतलब राधा कृष्ण मैं आयोग ने इसकी मैं आपको ना उसके जो प्रोसेसर था उसको मैं बहुत ज़्यादा डीप ले जा रहा हूँ। अगर आप कहते हो कि जी इतना डीप नहीं चलना है तो मैं ऊपर ऊपर ही चलता हूँ। जी। तो ये जो चीज़ें हैं, तमाम चीज़ें मैं, नहीं सर, जैसे वो 14 नवंबर था, और ये हाँ यहाँ पर, ये यहाँ नवंबर। पर जो था, इधर पे कहीं पर्याय था, एक मिनट। जी जी। यहाँ पर ये कह रहे हो ना 14 नवंबर, ये शायद इसको देख ले, 4 नवंबर ही, ठीक है। हाँ ठीक है, हाँ सर। वो देखिए 4 नवंबर को ये था, ठीक करा आपने। तो अब ये देखिए, हमने कहा था कि आयोग के कुछ उद्देश्य कार्य थे, तो हमने इस पे चर्चा विस्तारित रूप में, आप अपना माइक बंद कर दीजिए, आपके ये जो डॉगी है उसकी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, आयोग ने अपने शब्दों में आयोग की नियुक्ति का उद्देश्य और जो भारतीय विश्वविद्यालय के संदर्भ में एक रिपोर्ट प्रस्तुत यहाँ पर की थी। अब जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उस टाइम पे, जो तत्कालीन जो उसमें जो प्रभावी आवश्यकताएं थी जिसके अनुरूप इस आयोग का गठन किया गया, जो इसके कार्य थे, इसके उद्देश्यों की परिपूर्ति के लिए जो सुझाव दिए गए, तो तमाम चीज़ें हमने ये कहा था, ये तमाम चीज़ें थी, ठीक है। अब आपके उसमें आते हैं, देखिए यहाँ पर जो आपने कहा था कि सरकार ने प्रस्ताव को तो मान्यता प्रदान करी थी 4 नवंबर 1948 को, और जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की जो नियुक्ति की गई थी, जिसमें अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, और साथ ही यहाँ पर जो सचिव के रूप में, दो चीज़ें पूछी जाएंगी बेटा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के जो सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो आपको ये होना चाहिए कि ये निर्मल कुमार सिद्धांत, ये इनको नियुक्त किया गया था, जो क्या थे आपके जो ऑल इंडियन एंड डॉन, ये फैकल्टी के क्या थे, फैकल्टी ऑफ आर्ट, ये जो लखनऊ में विश्वविद्यालय के, ये उसमें प्रोफेसर के रूप में ये कार्यरत थे, ये अपना कार्य वहाँ संपादित करते, और एक अच्छे वक्ता भी थे, अच्छे ज्ञान रखते थे, तो इसीलिए भारत सरकार ने इनको चुना था। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके सामने ये दिया जाता है कि पूछा जाएगा प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश एंड डॉन फैकल्टी ऑफ आर्ट लखनऊ के जो विश्वविद्यालय से संबंधित कौन से ऐसे सदस्य थे जो भारतीय विश्वविद्यालय आयोग के रूप में, इनके सचिव के रूप में नियुक्त किया था। तो आपको नाम याद होना चाहिए, वहाँ पर निर्मल कुमार दिया, निर्मल जोशी दिया जा सकता है, तो अलग अलग तरीके से दिया जा सकता है, तो आपको पता होना निर्मल कुमार जी ये थे सचिव के रूप में नियुक्त किया। और आपको हमने यहाँ पर अभी बात करी थी कि जो आयोग के कुछ प्रमुख सदस्य थे, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, ये कौन थे? आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ से संबंधित थे, तो क्वेश्चन बनता है, तो मैंने इसीलिए यहाँ पर आपको देख पा रहे हो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, मैंने उनको यहाँ पर क्या कर दिया, इनको हाईलाइट कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पा रहे जाकिर हुसैन जो थे कुलपति थे, कहाँ के उप कुलपति थे, आपके मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो अलीगढ़ में थे, तो वहाँ के क्या थे, ये क्या थे, यहाँ पर जो हम कहते हैं कि उप कुलपति के रूप में ये थे। और वहीं डॉक्टर जो स्वामी मुदालियर थे, ये उप कुलपति जो मद्रास विश्वविद्यालय के ये थे। तो याद रखना, ये बहुत सी चीज़ें जिसमें हम आगे तमाम चीज़ों को पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपके सामने वहाँ आगे भी ये चीज़ें फेस होंगी, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। अब बात करते हैं डॉक्टर आर्थर मॉर्गन जो थे, ये फैसिलिटी क्या है, कम्युनिटी सर्विस के ये थे। तो साथ ही जेम्स एड डफ ये जो थे ये भी उप कुलपति थे, ठीक है। और साथ ही अगर डॉक्टर
मेघानंद शाह जो थे प्रोफेसर ऑफ फिजिकल डीन फैकल्टी जो साइंस कोलकाता में थी, ये कुछ सदस्य इसमें नियुक्त किए गए थे। इन सदस्यों के बारे में हमने समझ लिया है। अब आपको समझना होगा कि अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि इस आयोग में शिक्षा के संबंध में प्रश्नावली जो साक्षात्कार जो भी तमाम चीज़ें रहीं तो उनके 6 कार्य क्षेत्र में हमने परसों इस चीज़ को देखे। अब मैं तुम्हें कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनकी तरफ मैं ले जाऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे आयोग का कार्य क्षेत्र जो भारतीय विश्वविद्यालयों में जो तात्कालीन जो स्थिति थी उनका अध्ययन करना था और उच्च शिक्षा के स्तर को उठाना था और उनमें सुझाव देना था, और इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप में इसको बताया जा सकता है। बेसिकली हमने उसको पूरी तरीके से हमने उसमें चर्चा कर चुके हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होगी कि तात्कालीन भारतीय विश्वविद्यालय में जो शिक्षा व्यवस्था का अध्ययन कर में उसमें व्यापक जो कमी थी, जो दोष थे, उनका पता लगाना था, ठीक है। इस जो आयोग को जो गठन किया गया था, जो हम कहें भारतीय विश्वविद्यालय जो आयोग का गठन किया गया था, बेसिकली इसका जो फंडा था भारतीय विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो भी व्यवस्था है, जो कार्य हो रहे हैं, उनमें जो कमियां हैं, जो गुण हैं, वो दोष हैं, उनका कहीं ना कहीं पता लगाना था। और इसके प्रशासन में जो वित्तीय जो बोझ था या उसके बारे में जो तमाम सुझाव दिए थे, हमने परसों उसमें विस्तार में वो चीज़ें पढ़ी थी। तीसरा नंबर है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि महाविद्यालयों के प्रशासन और वित्तीय के बारे में इसमें शिक्षा और साथ ही परीक्षा के स्तर में कितना सुझाव दिया जा सकता है, उसको कितना उन्नयन कितना बेहतर बनाया जा सकता है, हम ये भी इसी आयोग का कहीं ना कहीं कार्य ये था। और यहाँ पर ये था कि विश्वविद्यालय संगठन नियंत्रण कार्य क्षेत्र और विधान के संदर्भ में पुनर्गठन का ये आवश्यकता है कि हमें विश्वविद्यालय के अंतर्गत क्या चीज़ें ऐसी करनी है जो चीज़ें पूर्व में हो चुकी हैं, उन चीज़ों का स्वरूप कैसे बदलना है, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पे हो या फिर वो संगठन के स्तर पे हो या नियंत्रक के तौर पे जो उसको उस विद्यालय को जो संचालित करे उनका नियंत्रण कैसा है, उसका कार्य क्षेत्र में क्या चीज़ें हो रही हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें क्या करें पुनः आवश्यकता यहाँ पर लाने ये थी। देखिए 5वां पॉइंट है कि ये कह रहा है कि उच्च शिक्षा के उद्देश्य निश्चित है और करना और साथ ही पाठ्यक्रम में सुधार सुझाव दिया था। देखिए पाठ्यक्रम को जो सुझाव कि भैया हमारा जो उच्च हायर एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर आपका सिलेबस कैसा होना चाहिए, उससे जो सिलेबस होना चाहिए वो आपके जो आने वाला जो भविष्य है उसके लिए कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो। तो यहाँ पर भी जो शिक्षण स्तर को कहीं ना कहीं ऊंचा उठाना था। कहीं ना कहीं ये लेके चले कि जो उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो शिक्षा व्यवस्था है उसको कहीं ना कहीं पारदर्शिता के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से इसको क्रियान्वित करना था। इसका एक मूल ये लक्ष्य ये रखा गया था बेटा, तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब जब ये तमाम चीज़ें हुई उसके उपरांत अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि उच्च शिक्षा में शिक्षा की अवधि जो माध्यम और समस्याओं का पाठ्यक्रम को मैं अपनी सहमति देना कि उच्च शिक्षा के अगर हम देखें जो इसकी अवधि रही ना कि कितने अवधि थी, अगर हम कहें 3 साल की थी या 2 साल की जो भी रही, और इसके अंदर जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी चाहे वो पाठ्यक्रम से रिलेटेड हैं या अध्ययन से रिलेटेड है, तो उनको सहमति बनाने के बाद उनमें कॉन्सेंट्रेटेड होकर उन समस्याओं का निराकरण करना ये यहाँ पर था। अब यहाँ पर देखिए जब हम विद्यालयों की स्थापना कर रहे हैं तो वहाँ पर उच्च शिक्षा में प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति होगी जो संचालित करेगा, जो छात्रों को अध्ययन पढ़ाएगा। जब कोई छात्र उनको पढ़ा रहा है तो उसके एवज में उसको उसका जो मेहताना है, जो उसका भत्ता है, उसको वो मिलना चाहिए, तभी जाके वो अपने कार्य को सही तरीके से करेगा। उसके एवज में अगर उसको धनराशि प्रदत्त हो रही है तब जाके वो क्या करेगा, उसमें अपना सहयोग देगा। और वेतन और सेवाओं के शर्तों में भी सुझाव देगी कि हाँ यार हाँ कि अगर जब हम कहते हैं कि वेतन विसंगति जो हो रही है, जब कल के डेट में आप जब शिक्षक बन जाओगे तो उसके बाद जब आपके जब विद्यालय में जाओगे, जब आपको लगता है कि यार मेरी जो सैलरी है वो जो मेरे साथ का जो नियुक्त जो शिक्षक है उससे कम आ रही है, जो इसका मतलब ये है कि भैया कि आपकी जो वेतन जो है उसमें कहीं ना कहीं विसंगतियाँ सामने आ रही, तो उन विसंगतियों को हमें क्या करनी है, दूर करनी है। तो ये दूर कैसे होंगी, ये तमाम चीज़ों को करके इसमें सुधार किया जाएगा तब ये विसंगतियाँ आपकी क्या होंगी, दूर होंगी। और सेवा शर्त क्या होंगी कि भैया आप 65 साल तक रहोगे या 60 साल तक रहोगे या 30 साल तक रहोगे, ये तमाम चीज़ों को इसमें रखा गया था। तो याद रखिएगा। अब हमें कह रहे हैं कि भैया क्या योग्यता होनी चाहिए, अगर आप जो उच्च शिक्षा में अगर प्रोफेसर बनने तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होंगे ना, उसके लिए कुछ योग्यता होंगी, कुछ परसेंटेज रहेंगे, वो तमाम चीज़ों में यहाँ पर सुझाव ये देगा। अब ये देखिए जैसे 8वां नंबर का है कि छात्रों की फैली अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय खोजना। आपने देखा होगा विश्वविद्यालय एक ऐसा आज के डेट में अखाड़ा बन चुका है जहाँ पर कि ये सर्वाधिक रूप में ये रखा जाता है कि भैया इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हैं, चाहे
वो अनुशासनहीनता हो, अनुशासनहीनता को किस प्रकार से सही ट्रैक में उसको लाना है, और उसमें जो उसके जो दोष हैं, जो उन दोषों को दूर करने के कहीं ना कहीं उपाय खोजे जाएंगे कि हमें जो छात्रों का जो बौद्धिक स्तर है उसको कैसे बढ़ाना है, जो छात्र गलत गतिविधियों में जो व्याप्त हैं, जो लिप्त हैं, उनको कैसे दूर लाना है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं, ये चीजें। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि छात्रों के कल्याण हेतु योजनाओं का प्रस्तुत करना। अब जब हम मान लीजिए अनुशासनहीनता जब हो रही है तो हम ऐसी कुछ योजनाएं लाएंगे कि जैसे कि जो छात्रों को ऐसा मंच हम प्रदान करेंगे जहां से उनको भविष्य को कहीं ना कहीं बेहतर किया जा सकता है, कहीं ना कहीं उनको आगे लाने के हम क्या करें, भरपूर प्रयत्न जब हम करते हैं तो छात्रों के कल्याण योजनाओं यहाँ पर हम प्रस्तुत करते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि छात्रों के अनुशासन, छात्रावास, उप कार्य कार्य ये जो है कक्षा कार्य, हम अगर ट्यूशन वर्क की बात करें, ये आदि समायोजन करना होता है। देखिए जब बात करें कि छात्र अनुशासन, अनुशासन कहाँ होता है, जो छात्रावास में किस प्रकार से, अगर हम छात्रावास की अगर हम बात करें तो छात्रावास में हम किस प्रकार से अनुशासन को हम बनाए रखना है, हम उस पर भी डिस्कस करते हैं। वो जो तमाम चीज़ें गतिविधियाँ इसमें जो संचालित हो रही हैं, तो उन गतिविधियों से रिलेटेड ये तमाम चीज़ों को हम इसमें क्या करते हैं, इसमें रखते हैं। तो ये याद रखिएगा ये तमाम चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं इसका सारांश, थोड़ा सा ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है बेटा, इसको थोड़ा सा नोट डाउन करिएगा, क्योंकि ये वाली जो पीडीएफ है मैं इसको अभी तुम्हें शेयर नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरी ये बुक है, इस बुक को मैं पब्लिश कर रहा हूँ, तो मैं ओवरऑल अभी क्लास चल रही तो इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। जब ये बुक मेरी पब्लिश होकर आ जाएगी उसके बाद ये नोट्स शेयर होंगे, ओवरऑल जो हैंडमेड नोट्स हैं वो आपको मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम बताइए बेटा। नो सर। ठीक है, जो मैं ये कह रहा हूँ, नहीं सर ठीक है। जब ये सारांशगत है इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर थोड़ा पेन और कॉपी उठा लीजिएगा, उसमें जो चीजें नोट डाउन करिएगा, और आप अपने पास वो जो हाइलाइटर होता है ना, वो हाइलाइटर को भी हमेशा अपने पास रखिएगा, जिसमें पढ़ने बैठते तो हाइलाइटर आपके पास होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कह रहे कि आयोग को नियुक्ति का जो उद्देश्य था विश्वविद्यालयों को सुझाव देना था। देखिए आयोग का माध्यम क्या था, जो ये आयोग को गठन करने का, राधा कृष्णन आयोग को जो गठन करने का जो मेन उद्देश्य था, बेसिकली लेकर देखोगे जो यहाँ पर जो नियुक्तियां थी, इन नियुक्तियों के उद्देश्य विश्वविद्यालयों को सुझाव देना था कि नियुक्तियां इस पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। तो ये अगर पारदर्शिता के साथ हो, उनकी वेल एजुकेशन के साथ हो, तो तब हम कह सकते हैं कि उच्च शिक्षा में कहीं बेहतर वर्क किया जा रहा है। और आयोग ने, अगर हम देखें यहाँ पर, आयोग ने कार्यों को 1 वर्ष से कम शिक्षा के सभी भागों का अध्ययन करें और उसमें सुझाव के समय इसे समाप्त करें। अब देखिए 1 वर्ष का समय इस राधा कृष्णन आयोग ने लिया, जो उच्च शिक्षा में जो कमियां हैं, जैसे कि आपको अगर हमने कहा कि नियुक्तियों से रिलेटेड जो सुझाव दिए, तो इनमें सुधार कैसे किया जाता है, उस सुधार के लिए 1 वर्ष का समय इसमें लिया गया था। और देखिए यहाँ पर एक डेट दिया है बेटा, इस डेट को नोट करिएगा, 25 अगस्त 1949 को यहाँ पर ये अपना प्रत्यावेदन सरकार को भेजा। इन्होंने जो सुझाव, जो भी कमेटी ने जो सुझाव दिए थे, उस सुझाव को क्या करा था, जो केंद्र सरकार को यहाँ पर भेज दिया गया, भैया हम तो ये चीजें कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत क्या चीजें हो सकती हैं, लीजिए अब आपके पास है, अब आपने जो करना है आप अपने स्तर से इसको करते हुए चलिएगा। तो ये किसने कहा, ये आपके कमीशन ने कहा। कमीशन ने जब ये चीजें रखी तो अपना जो खाका तैयार किया था, जो उसको जो कार्य, जो उसको दायित्व सौंपे गए थे, उन दायित्वों का निर्वाह करने के लिए 25 अगस्त 1949 को इन्होंने अपने प्रत्यावेदन का मतलब पता, जो सिफारिशें थी, जो दस्तावेज थे, उनको ये प्रेषित भारत सरकार को कर दिया। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होगी कि आयोग का प्रत्यावेदन, बहुत ज्यादा डीपली जा रहा हूं मैं, अगर आप चाहते हो कि ये डीपली ना चलूं तो आप बताइए, तो मैं डीपली नहीं चलूंगा बेटा, डीपली ठीक है। ठीक है सर, एक बात तो पढ़ना ही बिल्कुल, पड़ेगा एक बार आपको चाहे अभी पढ़ो बाद में पढ़ो, आपको बहुत ज्यादा विस्तृत तो जाना ही पड़ेगा। देखिए जब हमने कहा कि आयोग का प्रत्यावेदन की अगर कहें कि जो रिपोर्ट ऑफ कमीशन को हमने जो रिपोर्ट जो सबमिट करी, जो उसकी जो सिफारिशें थी जब हमने सबमिट करी, तो आयोग ने उस समय तत्कालीन विश्वविद्यालय की जो स्थिति थी, जिसमें जो जिस प्रकार से उच्च शिक्षा के अंतर्गत जो विश्वविद्यालय की जो स्थितियां जिस प्रकार से खराब थी, उनकी समस्याओं और उनके अन्य पहलुओं को, उनका विस्तृत रूप में गहन विचार विमर्श किया और उन समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय या प्रबंध, एक प्रश्नावली यहाँ पर तैयार कर, और जो प्रश्नावली तैयार, देखिए बेटा एक चीज यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है, इसको नोट डाउन करिएगा। एक प्रश्नावली तैयार करी लगभग, जिसमें 1000 व्यक्ति के पास ये प्रश्नावली भेजी गई थी। देखिए
ये नहीं कि हवा हवा में इसको कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो इसको करने के लिए जो प्रश्नावली थी आयोग ने, जो मैं कहूँ अगर जो राधा कृष्णन आयोग के जो सुझाव थे, जो इसमें जो प्रश्नावली जो तैयार की थी, उसके लिए भी 1000 व्यक्तियों के पास इसको भेजा गया कि आप अपनी इसमें राय रखिए, क्या ये सही है क्या गलत है, अपने सुझाव देंगे। देखिए जब हम कहीं पर ही होते हैं ना, जब हम कहीं पर कोई बहुत गहरी समस्या में अगर रहते हैं, हमारे हमको लगता है कि हमारे पास उसके समस्या का समाधान नहीं है, जब हम अपने परिवार के साथ उसको डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं वो समस्या का समाधान निकल के समझ आ जाता होगा। हर किसी ने ये फेस किया होगा, किया है ना बेटा आप लोगों ने, कि अगर आपके पास वो समस्या का समाधान नहीं है, जब अपनी मम्मी पापा अपने भाई बहन भाभी इनके नंदियों के साथ अगर बैठते हो तो कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई तो सुझाव निकाल ही देते हैं कि उस समस्या का समाधान तो हल कर ही देते होंगे। आई थिंक मुझे लगता है होता है, नहीं होता है। तो जी सर। इसी प्रकार से यहाँ पर भी 1000 व्यक्तियों के पास ये भेजा गया है, और इसमें से अगर हम बात करें 1000 व्यक्तियों को जब ये भेजा गया तो उनसे जो उत्तर प्राप्त हुए 600 प्रश्नावलियों के आंकड़े एकत्र हुए। कहने का मतलब है कि जो 1000 व्यक्तियों को भेजा गया और 600 व्यक्तियों द्वारा जो भी अपने प्रश्नावली जो भी थे, जो आंकड़े थे उनके, उनसे जो तमाम चीजें पूछी गई थी, उन्होंने इनको एकत्र करा, उसके बिहाफ में ये करा। जैसे अभी मैंने बेसिकली अगर जो मैंने अभी एलटी की जो कट ऑफ लिस्ट, चाहे हिंदी की चाहे वो एसएसटी की चाहे वो ड्राइंग की बनाई थी, तो मैंने उसमें भी सर्वे किया था। नहीं ये नहीं कि अपने आधा, हमने एक सर्वे करा था उन बच्चों को, 2-3 हजार बच्चों का हमने सर्वे करा, उसके आधार पर हमने मेरिट लिस्ट। तो इसी प्रकार से इसमें भी ये चीजें हुई थी। तो 600 प्रश्नावली आंकड़े एकत्र करे और सांख्यिकी ये वितरण, अगर हम कहें स्टैटिक या के द्वारा ये वितरण यहाँ पर तैयार किया गया और स्वयं भारतीय विश्वविद्यालय का प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर अध्ययन किया गया। अब हमें ये ध्यान में रखना था कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाली खामियों को किस प्रकार से दूर किया, प्रत्यक्ष रूप से हमने उसका अध्ययन करा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि देखिए कुछ ये जो चीजें यहाँ पर से अभी मैं नीचे लिख रहा हूँ ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय के कुलपतियां, जो कुलपति थे और साथ ही जो प्रधानाध्यापक थे, और छात्रों से यहाँ पर भेंट करके उनकी कठिनाइयों को समझना और उनकी मांगों को सुधार करके उन पर क्या करें विचार जानकर उनको अभिलेख तैयार करना। अब एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे कहूं अगर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, अगर कहीं पर आपको कहीं पर कोई समस्या हो रही है, मान लीजिए ठीक है, अब आपके सामने जब अगर मैं बैठूंगा, जब मैं चर्चा करूंगा तो उससे क्या निकला, बेहतर चीजें निकलेंगी ना कि भैया हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी विद्यालय में आप गए हैं, आप लोगों की नियुक्ति हो रही है, किसी क्लास का माहौल बहुत खराब है, उस क्लास में बच्चे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, तो आप क्या करोगे, सीधे डायरेक्टर उन बच्चों को पढ़ाओगे नहीं। तो आप जब वो क्लास में जाओगे, बच्चों के सामने जब इंटरग्रेट होंगे तो बच्चों की समस्याएं सुनोगे, और जो बच्चों में होने वाली जो कमियां हैं, जो अस्वाद है, उन अस्वाद को कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश। हम जब टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा शिक्षा से रिलेटेड, जब आप चीजें पढ़ते हो तो वहां पर ये लेते हैं कि जब कोई बच्चा कक्षा में लेट आता है या कुछ ऐसी चीजें हरकतें करता है तो शिक्षक क्या करता है, सीधे प्रधानाध्यापक से उससे संपर्क करता है, क्या करता है इस कंडीशन में, क्या करता है जब मान लीजिए कोई बच्चा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा है या कुछ पढ़ने में ध्यान नहीं लगाता है या देर में कक्षा में आता है, तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए शिक्षक को, बताइए। आपने पढ़ा था आरटी में, बताइए, आगे हम उन चीजों को भी पढ़ेंगे, बताइए क्या करोगे आप पूर्व में, या प्रधानाध्यापक के पास जाओगे या उसके गार्जियन से मिलोगे या उसको थप्पड़ मारोगे या उसको दंड दोगे या उसको क्लास के बाहर खड़े करोगे, तो क्या करोगे सर्वप्रथम, आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, बताइए। कोशिश करेंगे हाँ ना। जी, हाँ, उसका रीजन जानेंगे ना, क्या करोगे, किस वजह से वो कोशिश लेटा। करेंगे ना कि किस वजह से हाँ बोलिए, बोलते रहिए, बताते रहिए। कारण जानेंगे। हाँ जी, स्कूल देर में आने के कारणों को जानेंगे, किस कारण से देर में बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सत्य कहा कि हम ये समझेंगे कि हम ये उसको तुरंत ही दंड का प्रावधान नहीं करेंगे। हम उससे कहेंगे बच्चा तो बेटा तू देर में क्यों आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। अगर उसकी समस्या अगर आपको लगती है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या आपके स्तर से वो सुलझ जाती तो आपको उसको अपने स्तर से, अगर आपको लगता है कि ये मेरे स्तर से नहीं सुलझाती तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी, आपके जो प्रधानाध्यापक है, आप प्रधानाध्यापक को सूचित करोगे तो उस बच्चे के संबंध में उसको बताओगे, और फिर जो विद्यालय के जो शिक्षक गण है, जो प्रधानाध्यापक की समीक्षा बैठक होगी उसमें फिर उनको गार्जियन को बुलाए जाएंगे
करेंगे और ये तमाम चीज़ों का क्या होगा, एक जब ये खाका तैयार होगा, जब क्यों नहीं आ रहा है, क्या है, क्या चीज़ें हैं, जब वो सारी चीज़ें जब दूर होंगी तो वो बच्चे की जो प्रॉब्लम है वो जब दूर हो जाएंगी, वो नियमित रूप में स्कूल आना हो शुरू कर देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये हुआ था, जो विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो भी आज की डेट में अभी हम कहें बहुत ढेर सारे ऐसी खामियां हैं, उन खामियों को आज भी दूर किया जाना अत्यंत आवश्यक है। चाहे हम कहें समय पर विज्ञापन ना आना, और जो गेस्ट फैकल्टियों का निर्माण करना, और जो परमानेंट शिक्षकों की भर्ती ना करना, और कहते हैं कि जो उच्च शिक्षा में बेहतरीन वेल एजुकेटेड जो छात्र छात्राएं नहीं मिल पा रही हैं, तो क्यों नहीं मिल पा रही, कि क्या रीजन था, वो सारी चीज़ें जो ये यहाँ पर भी यही कहा गया कि जितने भी कुलपति थे, जितने भी डीन थे, जितने भी प्रधानाध्यापक थे, जो छात्रों से भेंट करके उनकी समस्याओं का समस्या उनके सुनी गई, उन समस्याओं का कहीं ना कहीं निराकरण यहाँ पर किया गया था। तो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पूरी जब हमने विचार विमर्श करा, विचार विमर्श करने के बाद हमने एक पूरा एक आलेख क्या कहें, एक ड्राफ्ट बनाया, जिसे हम एक नोटिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर एक लेखा आख्या यहाँ पर तैयार की। आख्या क्या होती है? आख्या का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ पर विस्तृत रूप में जब हम चीज़ों को समझते हैं, तो उसके बाद हम एक अपनी रिपोर्ट बनाते हैं कि हमने किन चीज़ों से, किन मुद्दों पर बात करी, किस से क्या, तो हम एक उसकी विस्तृत आख्या बनाते हैं। वो आख्या हम क्या करते हैं, जिसको अगर हम देखें जो विभागीय जो भाषा होती है, हम उसको कहते हैं कि नोटिंग उसे कहते हैं। तो उसके आधार पर उसको हम बना के तैयार करते हैं। और जब वो तैयार हुई तो याद रखिए, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यह कह रहा है कि प्रथम खंड में 18 अध्याय वाला ये प्रश्न था। देखिए, प्रथम खंड में 18 अध्याय इसमें थे, और प्रश्नों की संख्या कहें तो 747 ये प्रश्न थे। पहला प्रश्न देखिए बेटा, आपको ये जो दो प्रश्न हैं, प्रथम और द्वितीय प्रश्नों को याद रखिएगा, इसमें क्या चीजें। तो पहला प्रश्न जो था तो उसमें 18 अध्याय थे, और प्रश्नों की जो संख्या रही थी इसमें 747 के आसपास ये प्रश्नों की संख्या रही। वहीं पर द्वितीय खंड जो था, द्वितीय खंड की अगर हम बात करें, इसमें जो प्रश्नों की जो संख्या रही थी, इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या जो रही थी 1356 प्रश्न इसमें रहते। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा वो कौन सा आयोग था जिसने अपनी जो विचार जो कहें, या फिर उसने जो अपना कमीशन को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें 1356 प्रश्नों का जो एक संपूर्ण प्रत्यावेदन जो सरकार को प्रस्तुत किया, वो कौन सा आयोग था। वहां पर आपको कोठारी आयोग दिया जा सकता है, मुद्दालय आयोग दिया जा सकता है, राधाकृष्णन आयोग दिया जा सकता है, या फिर एनईपी 2020 भी दिया जा सकता है। तो आपको ये स्पष्ट से ज्ञान होना चाहिए। अगर आपने विस्तारित पढ़ा होगा तो आप कहोगे कि सर ये तो वो वाला आयोग था जो राधाकृष्णन आयोग विश्वविद्यालय आयोग का ये प्रश्नों के प्रतिवेदन को तैयार किया गया और 25 अगस्त 1949 को भारत सरकार को प्रेषित कर दिया। अब ये कब प्रेषित कर गया है, तो ये जो मैंने तमाम चीजें बता दी, तो इसको हाईलाइट कर लीजिए कि हाँ, इतने तारीख को ये भारत सरकार को ये प्रेषित कर दिया गया है। ठीक है, इतना तो मुझे लगता है कि अनुमान सभी को समझ में आ गया होगा। बताइए, आ गया आपके समझ? जी सर। तो मेरा पढ़ाना आप लोगों के मुझे लगता है कि समझ में आ रहा होगा या नहीं आ रहा है? आ रहा धीरे आएगा, ठीक है, धीरे हम। यस सर। अब देखिए यहां पर है कि इस प्रत्यावेदन में जो उच्च शिक्षा की उन्नति को कैसे बनाया जाता है, उन सभी समस्त जो भी परेशानी थी उनकी हमने क्या है, विस्तृत रिपोर्ट है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे हमने पिछली दफे भी पढ़ लिया था, आज हमें दोबारा इसको पढ़ने का अवसर प्रदान हो रहा है। यहाँ पर हमने कहा कि विश्वविद्यालय आयोग की जो 1939 से 1949 की जो संस्तुतियाँ थी, जो उसकी जो सुझाव थे, ठीक है, वो सुझाव क्या क्या इसमें रहते। तो देखिए, आयोग ने विश्वविद्यालय की समस्याओं का गहन अध्ययन करा। आप सभी को इसका प्रमाण यह है कि अब देश के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण करा और तमाम लोगों तक ये चीज़ों को पहुंचाया, और उसमें से 1000 लोगों के अलग अलग देशों में भ्रमण करा। जितने भी इनके कमीशन के जो सदस्य थे अलग अलग जगहों गए, उन्होंने भ्रमण किया, इस पर अपनी राय ली। ये नहीं कि आयोग के 4 सदस्य, जैसे कि आज के डेट में क्या होते हैं, एक बंद कमरे में कुछ ऐसे अधिकारी बैठते हैं, लोगों से उसमें वार्तालाप नहीं होती, वो अपनी नीतियों बनाना शुरू कर देते हैं। मान लीजिए कोई बंदा एसी कमरे में बैठा है और पहाड़ की नीतियां बना रहा है, तो वो एसी कमरे में जो बैठा है उसके दिमाग में जो चीजें, जब पहाड़ की एक्चुअल कंडीशन कैसे पता चलेगा? जब वो पहाड़ से रिलेटेड जो योजनाएं बना रहे हैं, तो जब वो ग्राउंड स्तर पर जब जाएगा, वहां के चीजों को अनुभव करेगा, मुझे लगता है तब जाकर बेहतर योजनाएं क्रियान्वित हो सकती हैं, बेहतर योजनाएं आ सकती हैं धरातल पर। ये नहीं कि एसी के कमरे में बैठे हमने पहाड़ की योजनाएं, हमने कहा कि गोपेश्वर की बनानी, हमने कहा कि भैया जो आपका जो सीमांत जिले हैं, जैसे
पिथौरागढ़, बागेश्वर जो जिले हैं, इनकी हमने क्या करें, इनकी समस्याओं का समाधान करना है। हमें इनकी समस्याओं का समाधान कब करेंगे, जब हम इन दूरस्थ क्षेत्रों में, इन सीमांत जिलों में जब हम जाएंगे, वहां पर जो समस्याएं हैं, उन जो समस्याएं हमें जो फेस करने को मिलेंगी, हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, तो उनका क्या करेंगे, शानदार तरीके से उनका क्या कर सकते हैं, अच्छी योजनाएं, क्रियान्वित योजनाएं हम ला सकते हैं। तो इसी प्रकार की ये चीजें भी यहाँ पर थी। पहला पॉइंट था कि यहाँ पे देखिए, आयोग के विश्वविद्यालय शिक्षा के संदर्भ में उनके लक्ष्य क्या होने चाहिए, उसके उद्देश्य क्या होने चाहिए, इस पे ये रखा गया था। फिर दूसरा था कि उच्च शिक्षा का प्रशासन और वित्तीय, फाइनेंशियली, ये तमाम चीजें क्या होनी चाहिए, तो हमने ये विस्तार पूर्व में पढ़ लिया था। उच्च शिक्षा का संगठन, उनकी संरचना कैसे होने, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, या किस प्रकार से उसको ऑर्गेनाइजेशन किया जाना है, तो वो तमाम चीज हमने कहा कि ये जो शिक्षा का जो माध्यम होना चाहिए, वो मीडियम कैसा होना चाहिए, क्या वो हिंदी होना चाहिए, इंग्लिश होना चाहिए, या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, वो तमाम चीजों पे डिस्कस किया गया। ठीक है, अब हमने कहा कि भैया करिकुलम की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर किस प्रकार से हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए, और आपके जो टीचिंग स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वो उसके बारे में बात करें। अगर जब हमारा टीचिंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, स्क्रीन पर हाँ जी, स्क्रीन पर कुछ आपको पीडीएफ थी अभी तक। दिखाई नहीं दे रही क्या? अ, ये हो रहा था, अब नहीं हो रहा। बेटा, ये आरती, सुनीता, आपको लोगों को दिखाई दे रही बेटा स्क्रीन? जी सर दिख रही है, बट अब अभी आपने हटा दिया, अभी तक तो दिख रही है। अब मैं दिखाई दे रही पूरी, दिखाई दे रही, अब दिखाई दे रही बेटा? अब जिसे नहीं दिखाई दे रही तो दोबारा लेफ्ट हो जाइए, दोबारा जुड़ जाइए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब आ गया। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि भाई किस प्रकार से स्टैंडर्ड होना चाहिए शिक्षा का, अनुशासन कैसे, डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, ये तमाम चीजें हमने अभी पढ़ लिया था। वेतन विसंगति क्या था, वर्गीकरण कैसे करना था, प्रशिक्षण किस प्रकार से, वेल एजुकेटेड जो क्लासिफिकेशन कैसे होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए, स्किल कैसे होनी चाहिए, उसका सैलरी क्या होनी चाहिए, तमाम चीजें हमने कहा कि स्टूडेंट के कार्य उनके उनको ये समझना होना चाहिए कि अगर हम विश्वविद्यालय में पढ़ना है तो हमारे क्या नैतिक दायित्व हैं, हमें किस प्रकार से कार्यों का हमने करना है, वो तमाम चीजें। अब यहाँ पर देखिए व्यवसायिक शिक्षा। अब व्यवसायिक शिक्षा पे सर्वाधिक रूप में हर जब भी कोई भी शिक्षा आयोग बना या उसकी समितियां बनी, हमेशा व्यवसायिक शिक्षा पर ज्यादा फोकस रखा गया। यांत्रिक हो गया, प्रौद्योगिकी होगी, चिकित्सा होगी, वाणिज्य होगी, जो भी गतिविधियां हैं, धार्मिक नैतिकता की पे और स्त्री शिक्षा पर हमने ये जो तमाम चीजें पढ़ी थी। आपने इसका अध्ययन कहाँ किया था बेटा, मुझे बताइए, हमने कल अध्ययन करा था, ये सारी चीजें कहाँ थी, बताइए जल्दी से। इसको हमने कौन सी उसमें पढ़ता, आपको याद होगा, हंटर कमीशन याद आ रहा है, बोलिए। हंटर आयोग हाँ, तो हमने आपके सामने ये रखा था एक, ये देखिए, ये रखा था कल हमने, ये रखा था बेटा, दिख रहा है? ये हमने क्या, प्राथमिक हो गया, माध्यमिक, उच्च हो गया, स्त्री शिक्षा हो, मुस्लिम शिक्षा हो गया, ये अनुदान हो, स्त्री शिक्षा, ये धर्म शिक्षा, ये देसी पाठशाला, ये तमाम चीजों को तो हमने पढ़ा ना। तो हमने हंटर कमीशन में जब हमने इस चीज को पढ़ा, तो वही चीजें हमें यहाँ पर भी हम उसी चीज को, क्योंकि हमें तो पूर्व में ये चीजें पढ़ चुके हैं कि क्या क्या चीजें हमारी चीजें हैं, तो हमने यहाँ पर भी वो चीजें हमें फेस करनी पड़ रही हैं। तो याद रखिएगा, हम कहते हैं कि स्नातक की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर किस प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन ट्रेनिंग और रिसर्च से होनी चाहिए। हम कहते हैं कि हमारी जो, अगर बात करते हैं कि एमए या पीजी की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से शानदार तरीके से उनको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जब हम कहते हैं कि रिसर्च स्कॉलर जो हैं, तो उनको किस प्रकार से उस सब्जेक्ट, पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है, उनको जो टॉपिक दिया जा रहा है, वो टॉपिक कैसा होना चाहिए, और परीक्षाओं का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, पारदर्शिता का मूल्यांकन होना चाहिए। ये नहीं कि भैया आप मूल्यांकन अपने हिसाब से कर रहे हैं, जो किताब में लिखा है उसके आधार पर नहीं कर रहे हो, या उसमें किसी प्रकार का जो भेदभाव कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। जो परीक्षा का मूल्यांकन सही तरीके से होना चाहिए। अब हमने कल आपको हमने ये भी बोला था बेटा कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की, हम जब रूरल यूनिवर्सिटियों के बारे में बात कर रहे हैं और अर्बन यूनिवर्सिटियों के बारे में, हमने कहा रूरल और अर्बन यूनिवर्सिटी, और आपको अगर हम कहें जो एक विश्वविद्यालयों की अगर बात करें, तो इसमें अंतर क्या है, मुझे कोई बताएगा? विश्वविद्यालय हो गया, महाविद्यालय हो गया, और यूनिवर्सिटियों को जो निर्मित किया गया है, इनका मतलब बता सकते हैं? मैंने कल इस पर आपसे विस्तृत रूप में इसमें चर्चा भी करी थी बेटा, बताइए। चलिए चलिए सुनीता जी बताइए। लोग डर जाते हैं कि हम कोई न क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब वो लैपटॉप होके भाग जाते हैं।
ये जो ये भागते हैं ना, ये अपनी जिंदगी में हमेशा भागते ही रह जाते हैं। नहीं सर, बताइए। चलिए बेटा बताओ। सर क्या था मतलब क्वेश्चन? हमने कहा यहाँ पर एक चीज है बेटा, हमने कहा रूरल यूनिवर्सिटी और अर्बन यूनिवर्सिटी और आपके जो यूनिवर्सिटियों को निर्मित किया जाता है, और हम सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का जब हम कहते हैं विश्वविद्यालय की हम बात करते हैं, इनमें अंतर मुझे बता सकती हैं? ग्रामीण क्या होता है, महाविद्यालय किसे कहते हैं, यूनिवर्सिटी किसे कहते हैं, और विश्वविद्यालय किसे कहते हैं, ये कहाँ कहाँ इनको निर्मित किया जाए? हम अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों की बात करते हैं, कौन सा विद्यालय यहाँ पर कार्यरत होगा, कौन से विद्यालय को हम यहाँ पर रखेंगे? सर जैसे कि पीएचडी हो गया तो वो बिल्कुल महाविद्यालय हो सही। गया, जहाँ पर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में, हाँ ग्रामीण क्षेत्रों में किन विद्यालयों को सार्वजनिक रूप में बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया? तो कौन से विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ बढ़ाया जाता है? बताइए आप। अभी आपने बोला था बेटा, तो बिल्कुल सही कहा। जब हम रूरल की बात करते हैं तो रूरल का मतलब ही होता है कि ग्रामीण महाविद्यालयों को हम कहते हैं कि जो महाविद्यालय जितने भी बनते हैं वो आपके आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बनते हैं। अगर जब हम यूनिवर्सिटियों की बात करें, यूनिवर्सिटी कहाँ पर होगी? ग्रामीण विद्यालयों में तो यूनिवर्सिटी आप लगाओगे नहीं ना, तो आप किसी ऐसी जगह पर यूनिवर्सिटी में जाओ, उसका केंद्र बिंदु होगा, ठीक है, वहां पर बनाओगे। जैसे हम कहते हैं कि भैया हमारा जो उत्तराखंड की जो राजधानी है, राजधानी क्या होगा, उसका जो राजधानी होती है वो उस राज्य का दिल होता है, उसका केंद्र बिंदु होता है, ठीक होता है ना। और जो जनपद होते हैं उसके वो अलग अलग भाग होते हैं, वो जनपद क्या होता है उसके अलग अलग, जैसे यूनिवर्सिटी हम कह रहे हैं महाविद्यालयों के रूप में जनपदों को मान लीजिए, और जो उसका जो केंद्र बिंदु अगर मान लो, जो हम कहते हैं कि मंडल जिसे कहते हैं, मंडल क्या होता है, यूनिवर्सिटी के तौर पे आ गए मंडल। और जब हम कहते हैं कि हम कहते हैं कि जो राजधानी को हम कहते हैं कि वो महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के रूप में उभर के आते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने सेट किया आपके सामने, ठीक है। अब यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर छात्रवृत्ति की बात करें, परीक्षाएं, स्कॉलरशिप एग्जाम और छात्रावास। देखिए बहुत से हमारे ग्रामीण क्षेत्र आजकल भी आप लोग देखोगे, आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जो छात्रवृत्ति परीक्षाएं को लेकर अपनी आगे की पढ़ाई करते हैं। बहुत से बच्चे आज भी हमारे देश में इतनी गरीबी है कि बहुत से बच्चे उनके पास जो यूनिवर्सिटियों के अच्छे यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते हैं, जैसे आपके ड्यू यूनिवर्सिटी कॉलेज में कहें तो ठीक है, तो इन विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए क्या करते हैं, छात्रों के पास कभी पैसे नहीं होते, ये विश्वविद्यालय क्या करते हैं, छात्रवृत्ति का आयोजन करते हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम करते हैं। तो वो सारे उनकी जो पढ़ाई का खर्च है क्या करते हैं, ये लोग उठाते हैं, उनके छात्रावास के कहें, आवास की, खाने पीने की, ये सारे उनके स्कॉलरशिप से मिलती है। अब जैसे मान लीजिए आप लोगों ने इसमें से ऐसे बहुत से अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने यूजीसी का नेट का पेपर निकाला होगा, जिसमें नेट का हो गया, या कहीं फिर आपने जैसे आप जीआरएफ का क्वालिफाई करते हो, तो जो जीआरएफ क्वालिफाई करते हो तो उसमें 35,000 के आसपास आपको पैसा मिलता है। आपको अपने घर से पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। वो जो उच्च शिक्षा की जितनी भी चीजें हैं वो आप क्या करते हैं, घर में बैठकर ही वो सारी शिक्षाओं को आप ग्रहण कर सकते हो। तो इसीलिए ये स्कॉलरशिप दी जाती है, ठीक है। अब देखिए ये हमने स्कॉलरशिप की बात करी, छात्रावास की बात करी, और विधान संगठन और नियंत्रण, ये क्या होता है, कंट्रोलर किस प्रकार से होता है, ये विश्वविद्यालय की ही एक शाखा होती है। अब हम कहते हैं डिसिप्लिन किस प्रकार की व्यवस्था कैसे होगी, प्रोग्रेस कैसे होनी चाहिए, तो ये जो भी विश्वविद्यालय में जब अनुशासन होगा तो किसी भी विश्वविद्यालय को उन्नति के शिखर में कौन पहुंचाता, वहां का अनुशासन। तो ये तमाम चीजें मैंने आपके सामने रखी। अब देखिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें, थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिएगा बेटा, तो ये चीजें पूछी जाती हैं, तो ये मत सोचिए कि सर फालतू चीजें पढ़ा रहे हैं। तो जब हम ग्रामीण रूरल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, तो आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग करी थी। याद रखना कि जो ये विश्व राधाकृष्णन आयोग था, इसने जो मांग की थी, कहा था कि भैया ग्रामीण विश्वविद्यालयों की भी यहाँ पर क्या होनी चाहिए, ग्रामीण क्षेत्र में, दूरस्थ क्षेत्रों में भी क्या होनी, शिक्षा पहुंचनी चाहिए। आयोग ने अनुभव किया कि उच्च शिक्षा का जो लाभ है केवल शहरी जनता। आपने इस चीज को अगर मान लीजिए 2 पल के लिए, जो महाविद्यालयों को अगर नहीं बनाया जाता, जो रूरल यूनिवर्सिटियों को निर्मित नहीं किया जाता है, तो जब हम कहते हैं कि जो यूनिवर्सिटियों को निर्मित किया जाता है, तो क्या आपको ये लगता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है, एक ऐसा बड़ा तबका जो मुख्य शिक्षा की धारा से वंचित हो जाता, लगता है ये नहीं लगता है? बताइए, आप मेरे को ये बताइए, हमारे देश की अधिक से अधिक जो जनसंख्या जो निवास करती है वो कहाँ निवास करती है, बताओगे?
गांव में करते हैं ना, 37% हमारे गांव में है। तो अगर हम मान लीजिए शहरों में, या कहें जो 20 शहरों में, अगर हम महानगरों में अगर हम विद्यालयों को ओपन कर दें, तो आपका जो सीमांत गांव में या सीमांत क्षेत्र में, रिमोट एरिया में जो बच्चा बैठा है, क्या वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा? बताइए। बताइए बिनु, बिनु ने की बताइए। नहीं सर। तो क्यों नहीं कर पाएगा, रीजन बताइए उसका। विश्वविद्यालय तो वहाँ नहीं होंगे ना, शहरों में होंगे वो। आप गाँव के। बोलिए बोलिए। यहाँ पर तेज प्रकाश बताइए, हमने कहा कि ग्रामीण विश्वविद्यालयों की जो हमने कहा कि आवश्यकता क्यों पड़ी। हमने जब शहरी विश्वविद्यालयों के हमने यूनिवर्सिटी को निर्माण करा, तो वहाँ पर जो जनता थी वो शहर की जनता थी। अगर हम कहें भारत में जो सर्वाधिक रूप में जो जनसंख्या जो निवास करती है, वहाँ कहाँ निवास करती है? ग्रामीण में करते हैं। बस गांव में करते हैं, और कोई आगे कुछ? गांव में सुविधा नहीं, गांव में सुविधाएं नहीं, इसलिए गांव में जलकुंभ की गई थी। ये सुनीता जी, ये क्या बोलते हैं, निर्मला जी आप बताएं बेटा। चलिए, बहुत गलत बात है बेटा। ये देखिए, हमने कहा कि ये विश्वविद्यालय के जो आयोग है, या कहें राधा कृष्णन आयोग ने ये कहा कि ग्रामीण विश्वविद्यालय की स्थापना की यहाँ पर मांग करी पुरजोर रूप से। और विश्वविद्यालय ने ये आयोग जो था, इसने ये अनुभव किया कि उच्च शिक्षा का लाभ केवल शहरी जो छात्र हैं, जो जनता है, वही लाभ उठा रही। हमने कहा कि आपका जो 80% जो जनसंख्या जो रहती है, 20% लोगों को आप शिक्षा की बात कर रहे हो, और 80% लोगों को शिक्षा से वंचित कैसे हो सकते हैं? तो आयोग ने इस संबंध में संज्ञान लिया, कहा कि नहीं, 80% लोग तो गांव में रह रहे हैं, वो शहर तो आ नहीं सकते हैं। शहर में ना रहने का ठिकाना है, ना खाने का, ना पीने का, वो अपने क्षेत्र में रहकर ही शिक्षा अगर ग्रहण करे। तो ये चीज को बहुत ज्यादा इस आयोग में रखा गया कि ग्रामीण शिक्षा को भी ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए। इसीलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो छात्र छात्राएं हैं, वो मुख्य धारा में, जो शिक्षा की मुख्य धारा में रहने से, आने से वंचित हो जाते हैं, उनको भी उस मुख्य धारा में प्रभावित करने के लिए ग्रामीण विश्वविद्यालयों को गठन किया गया। अब यहाँ पर हमने कहा कि उच्च शिक्षा का लाभ केवल शहरी जनता को ही मिलता है, जबकि अगर हम बात करें जो जनसंख्या की 1/4 से कम ही क्या करते हैं आपके, अगर हम कहें 100% अगर हैं, तो 100% में से अगर देखो 20%, 1/4 हिस्सा क्या है, शहरों में रह रहा है, और उनको ही शिक्षा मिल रही है। जबकि जो 80% जो ग्रामीण जनता है, वो क्या है, इस लाभ से वंचित हो रही है। तो ऐसे में क्या किया जाता है, जो ग्रामीण जो महाविद्यालयों का निर्माण किया गया था, आपने देखा होगा एक ही जनपद में कई ऐसे महाविद्यालयों का निर्माण किया, जैसे ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक के आधार पर महाविद्यालयों को निर्मित किया जाता है। अगर मैं कहूं आपके उत्तराखंड में 95 ब्लॉक हैं, तो 95 ब्लॉकों में 95 से अधिक भी क्या हो सकते हैं, महाविद्यालयों की संख्या हो सकती है। अब महाविद्यालयों की संख्या क्यों बनाई दी? अगर हम कहूँ एक जनपद में एक विश्वविद्यालय, या दो जनपदों में, 3 जनपदों में एक महाविद्यालयों को निर्मित किया गया। जैसे मैं कहता हूँ कि नैनीताल विश्वविद्यालय है, और अगर हम कहें अल्मोड़े में कुमायूं यूनिवर्सिटी को, अल्मोड़ा शोभन सिंह ने जीना यूनिवर्सिटी को निर्मित किया है। वहीं अगर हम बात करें पिथौरागढ़ में भी यूनिवर्सिटी को निर्मित कर दिया गया, बागेश्वर में भी वो अलग वो यूनिवर्सिटी, तो हर जगह यूनिवर्सिटी को निर्माण किया गया। तो वहाँ उनके क्षेत्रों में, उन दूरस्थ क्षेत्रों में महाविद्यालयों को निर्माण किया गया, जहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या है, तो वो मुख्य धारा में ला सके। तो इस हेतु देश में ऐसे पुस्तकालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना होनी चाहिए, और उनकी आवश्यकताओं को यहाँ पर रखा गया है कि इसकी पूर्ति के लिए ग्रामीण जनसंख्या को ज्ञान प्रदान किया जा सकता है और उसकी उन्नति की जा सकती है। बेसिकली इसका फंडा ये था, ठीक है। अब ग्रामीण जनसंख्या को ऊपर उठाना था, उनको मुख्य धारा में लाना था। तो यहाँ पर जो भी संस्कृतियां थी, जो भी चीजें को यहाँ पर नया रखा गया था, और प्रत्येक प्रांत में, अगर हम कहें ग्रामीण विद्यालयों की अगर बात करें, शिक्षा का केंद्र अखिल भारतीय ग्रामीण शिक्षा परिषद, जो अगर हम कहें ऑल इंडिया रूरल एजुकेशन कंट्रोलर अगर कहें, तो ये इसका गठन किया गया, और केंद्रीय परिषद ग्रामीण शिक्षा संबंधी नीतियों का यहाँ पर निर्माण करेगी। और इसने क्या कहा कि इस आयोग ने कहा कि भैया ग्रामीण जो क्षेत्रों में है, वो अखिल भारतीय जो ग्रामीण
परिषद है, ये क्या करेगा, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये नीतियों का निर्माण करेगा, और प्रांतीय परिषदों का भी क्या करेगा, नीतियों के निर्माण करेगा, और उसमें प्रदेश भर में उनको भी लगाएगा, और आवश्यकता अनुसार इस ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था भी ये करेगा। अब देखिए दूसरा पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं, यह कह रहा है कि आयोग ने केंद्र में ग्रामीण विश्वविद्यालय के वो जो विस्तार को में स्थिति में अनेक सर्वाधिक पूर्व जो स्नातक कॉलेजों को बनाया, सिफारिशें करी, और इनमें लगभग अगर हम बात करें पूर्व में जो निर्मित किए गए थे 300 कॉलेजों के निर्माण किया गया। संपूर्ण विश्वविद्यालयों की अगर बात करें 2,500 के करीब छात्र रहे, 300 कॉलेजों का इसमें निर्मित किया गया, तो उसमें 2,500 बच्चों को यहाँ पर ये पढ़े। और यहाँ पर देखिए तीसरा बिंदु है कि इन विश्वविद्यालय कॉलेजों और पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेल मैदान, ये इनकी श्रेष्ठ सुविधाओं के यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए बच्चे का जो सर्वांगीण विकास होता है सिर्फ पुस्तकीय ज्ञान से नहीं होता है, शारीरिक ज्ञान हो गया, मस्तिष्क ज्ञान हो गया, पुस्तकालय हो, खेल कूद, तमाम चीजें जोड़ी जाती है। इसलिए हर विद्यालयों में, चाहे वो यूनिवर्सिटियां हो, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो, खेल से संबंधी लाइब्रेरी होते हैं, प्रयोगशालाएं होती हैं, खेल का मैदान होता है, हर चीज़ की सुविधाएं होनी चाहिए। क्योंकि जो बच्चे का जो चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसका चौमुखी विकास, बहुमुखी विकास करने की हम बात करते हैं। जब उसका चौमुखी विकास होगा तो बच्चा अपने आप ही एक शानदार परिपक्व रूप से वो निकल के आता है। देखिए चौथा बिंदु है कि इस ग्रामीण विश्वविद्यालय के विषयों के अध्ययन के साथ साथ स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति और साथ ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा, और ये सिफारिशें इसमें की गई। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि ग्रामीण विश्वविद्यालय और ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों को सामान्य शिक्षा देने के साथ साथ उन्हें जो ग्रामीण समस्याओं से भी अवगत कराना और उनको हल करने का सीखना। हमने तो विद्यालय खोल दिए गए हैं, और जो ग्राम की स्थिति है, जो उस क्षेत्र की स्थिति की तर्ज से वैसी की वैसी है, तो भी विश्वविद्यालय खोलने के क्या बोलते हैं जो पूर्ति थी, या अगर उसका उद्देश्य पूरा ही नहीं हुआ। क्योंकि जब हमने तो बच्चों को ज्ञान दे दिया है, ज्ञान जब दे दिया है तो उन बच्चों को जो उनके जीवन में जो समस्याएं हैं, पहाड़ी क्षेत्र में जो बच्चे रह रहे हैं, उनको समस्याओं का समाधान करने के लिए भी कहीं ना कहीं उनको हल करने के लिए सिखाया जाता है, ये याद रखिए। अब छठा है कि इन ग्रामीण विश्वविद्यालयों से संबंध और महाविद्यालय से अलग अलग प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, प्रयोगशाला, चिकित्सा, मैदान, ये तमाम चीज़ों पर हमने पूरा विस्तृत बात करी। छात्रवृत्ति की हमने कहा कि छात्रवृत्ति क्या है, तो आपको हमने बता दिया था कि इसको किस प्रकार से चीज़ है, ये भी आप ज़्यादा इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम पूर्व में बता देंगे। और विश्वविद्यालय के उद्देश्य के संबंध में हमने पूर्व में आपसे चर्चा कर ली कि क्या थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर हम चर्चा कर लेते हैं। विश्वविद्यालय शिक्षा का उद्देश्य नवीन विचारों को जन्म देता है। याद रखिएगा, कभी भी होता है विश्वविद्यालय में हम इसलिए जाते हैं कि हमारे नए चीज़ें को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, हमने विचार जो हो सकते हैं तो उनको जन्म दे सकते हैं। कहीं ना कहीं वो नवीन मान्यताओं को कहीं ना कहीं पूर्व मर्यादाओं के समन्वय की स्थापित करके उनको आगे प्रेरणा दी जा सकती है। और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करते हैं जो राजनीति, प्रशासन। हाँ बोलिए बेटा। हाँ सर, आपने जो ऊपर पढ़ाया था कि विश्वविद्यालय 2500 छात्र होने चाहिए, तो मैंने एक जगह पढ़ा है वहाँ 3000। सर विश्वविद्यालय छात्र होने चाहिए। एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ सर, थोड़ा और। सर पर ये जो विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों की संख्या होनी चाहिए वो 2500 के करीब होनी चाहिए। बट मैंने एक जगह पढ़ा और क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, तो कौन सा ठीक होगा? देखिए, अगर बेसिकली अगर पूछा जाता है बेटा, अगर पूछा जाता है राधा कृष्णन आयोग की अगर हम बात करें, राधा कृष्णन देख लीजिए बेटा, राधा कृष्णन आयोग की अगर हम बात करें तो विश्वविद्यालय में जो छात्रों की संख्या 2500 के। हाँ सर यही है, राधा कृष्ण। तो आप वहां पर 2500 लेके चलिएगा। ये जो ये नोट्स बनाए हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा गहन अध्ययन से बना के बहुत ढेर सारी किताबों को छान कर ये बनाए गए हैं। याद रखना, जो आप जो भी बाजार में जैसे प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं, जो भी इस प्रकार से आ रहे हैं, मान लीजिए कोई ऑथेंटिक बुक से नहीं बनाई गई। मान लीजिए कोई प्रवक्ता संवर्ग के लिए कोई किताब छप जाती है तो आप उसको ऑथेंटिक नहीं मान सकते। अगर आयोग में अगर कोई मान लीजिए प्रत्यावेदन आप लगाते हो तो वो किताब रिजेक्ट हो जाती है। आप कौन सी वो मान लीजिए जैसे हम पॉलिटिकल साइंस की अगर हम कोई क्वेश्चन मान लेते हैं तो वहां पर कौन सी या तो जो लक्ष्मी नारायण की किताब होनी चाहिए, या तो कहीं पे एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए। अगर कोई ऐसे जो छाप देते हैं किताबें अलग अलग तरीके से, तो वो नहीं माने जाते। जैसे मैं कहूँ उत्कृष्ट हो गया या कहीं अरिहंत हो गया, या ये चीजें को मान्यता नहीं दी जाती है। समझ में आ रहा है? तो वही दी जाती जो ऑथेंटिक है। जैसे हमने कहा कि आप एनसीईआरटी पढ़िए,
और जैसे कि हमने कहा कि जैसे पॉलिटिकल साइंस में अगर हम कहें जो आर के लक्ष्मण जो हैं, लक्ष्मीकांत की हम बात करते हैं, ये किताब बहुत ज़्यादा अथेंटिक है क्योंकि यूपीएससी ये के लिए पढ़ाई जाती है, तो बेसिकली 2500 के करीब है और कॉलेज में लगभग 300, ये आपको याद रखिएगा। ठीक है, कॉलेज में जो छात्र संख्या की हम बात करें जो सिफारिश के 300 और विश्वविद्यालयों में यहाँ पर 2500 के करीब हो गए एग्जैक्टली, ये सही है। ठीक है, एनी डाउट किसी को और कोई क्वेश्चन? सर मैंने महाविद्यालय में 15 को पढ़ा देखिए बेटा, था, तो अब जो महाविद्यालयों की जो है उसकी अब चीजें बदल चुकी हैं, अब संशोधन हो गया होगा। अब जो हम तो सिर्फ हम जो पढ़ रहे हैं 1948 से 1949 की हम बीच की बात करें बेटा, हम इतने आगे नहीं बढ़े। समझ में आ रहा है ना? ठीक। तो याद देखिए, अगर हम आज के डेट में देखें तो ये विश्वविद्यालयों में जो छात्र संख्या वो बढ़ चुकी है, ना कि घटी है। ठीक है, हम बात करेंगे 1948 से 1949 के बीच की बात करें बच्चा। सर हम बोलिए। लेंगे सर अभी जो करंट इसमें डेटा आए हैं वो लेकर के नहीं बेटा, हम इसको नहीं चलेंगे। हम अभी इसको क्यों लेके चलें बेटा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मुदालर आयोग है या राधा कृष्णन आयोग से पूछे। राधा कृष्णन आयोग में आप वर्तमान समय की जो स्ट्रेंथ है वो कैसे जोड़ दोगे? हम तो बात करें जब 1947 1949 से 49 के बारे में बात करें तो वहां पर आप छात्र संख्या कैसे बढ़ा दोगे? वहां पर जो सिफारिशें थी, जो आयोग का जो खाका था, उसके आधार पर तो बोलोगे ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन क्या बनेगा, पूछा जाएगा कि महाविद्यालयों में राधा कृष्णन आयोग के अनुसार छात्र संख्या कितनी थी। आपको यहाँ पर 2500 दिया जा सकता है, 4000 दिया जा सकता है, 1500 दिया जा सकता है, 4500 दिया जा सकता है, क्योंकि वर्तमान समय का भी वहां पर दिया जाएगा। अब बच्चे ने क्या पढ़ा, वर्तमान समय का पढ़ा तो वर्तमान का मारेगा वो ठीक, तो वो गलत होगा। जिसने जो विस्तृत पढ़ा होगा वो कहेगा 2500 पढ़ा तो वो 2500 को मारेगा ठीक, तो ऑप्शन क्या होगा, 2500 सही होगा। तो दिया तो जाएगा, क्वेश्चन दोनों दिए जाएंगे ना, आपको उलझाने के लिए तो दोनों दिए जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? जो भी कोई भी प्रश्न आपके हृदय मन में उठता है उसको निसंकोच होके आप यहाँ पर पूछिएगा। ठीक है बच्चा? अब देखिए यहाँ पर देखिए, अब ये कह रहा है कि ग्रामीण विश्वविद्यालय से संबंधित जो महाविद्यालय हैं, अलग अलग प्रधानाध्यापक, पुस्तकालय हो गया, ये तमाम हमने कहा कि इसको हमने व्यवस्था यहाँ पर होगी अपने अपने स्थान पर, यहाँ पर होनी चाहिए। जो अब हम छात्रवृत्ति के बारे में हमने बात कर ली है कि हमने यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज दिखाना चाहूंगा मैं, यहाँ पर थोड़ा सा इसको भी देखो। ये छात्रावास खंडों में निर्मित होने चाहिए। जो इसमें कहा कि जो छात्रावास एक एक निकल उसको ब्लॉक टू ब्लॉक, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, आपने छात्रावास में अगर पढ़ा है तो ये ब्लॉकों के आधार पर होता है। ठीक है, होते हैं ना? तो इसमें कहा गया है कि जो ये छात्रावास खंडों में निर्मित होने चाहिए, जैसे 4 या 5 खंडों में सामान्य कक्षा, भोजनालय, कक्षा सहित 50 प्रति जो कक्षा सहित प्रति खंड में, एक खंड में कितने बच्चे होने चाहिए? 50 से अधिक नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन बना, लिख लीजिए। पूछा जाएगा कि एक छात्रावास के एक खंड में कितने बच्चों का प्रावधान रखा गया था? 50, 60, 70, 75 या इनमें से कोई नहीं। तो जब आपने पढ़ा है कि एक प्रति खंड में 50 छात्रों से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो क्वांटिटी क्या आएगी? 50। ये क्वेश्चन ये बना। और साथ ही जो छात्रावास में रहने वाले छात्रों के लिए खेल मैदान, यहाँ पर इससे वो नहीं पूछा जाएगा, आपको हमने ये बता दिया 50 की स्ट्रेंथ है, आप नोट डाउन कर लीजिए। हाँ, अगर देखिए हमने कहा कि विश्वविद्यालय के उद्देश्य क्या थे, उद्देश्य की परिपूर्ति क्या रही थी, तो इसमें से जो छात्र के गुणों को विकास करना था, छात्रों के भविष्य को उज्जवल बनाना था। हमने पूर्व में जब हमने पूरा विस्तार से आपको मैंने बता चुका, विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी उनके मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, दोनों पर विकास करना है, हमने ये भी चर्चा कर लिया है। विद्यार्थियों के जो आध्यात्मिक जीवन का विकास करना है और विद्यालय के प्रमुख कर्तव्यों को उनको बताना है। अब यहाँ पर एक चीज ये देखिए, यहाँ पर ये विश्वविद्यालय में जो शिक्षा का लक्ष्य रखा गया है, न्याय होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए, समानता होना चाहिए, विश्व बंधुत्व तक के दूरदर्शिता को, भावना का विकास करना और साथ ही ये आदर्शों को संरक्षित करना था। ये कॉन्सेप्ट क्या रहा? कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारा जो रहा था कि अगर हम देखें विश्वविद्यालय का जो निर्माण करना और जो हमने उससे क्या इनपुट प्राप्त करा, विश्वविद्यालय निर्मित कर दिया गया, हमने उससे क्या चीजें, जो लक्ष्य थे हमारे, जो लक्ष्य की अगर हम पूर्ति की बात करें, हमारा जो लक्ष्य था कि न्याय संगत क्या होना चाहिए, विश्वविद्यालयों का निर्माण होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से, वहां पर किसी भी प्रकार की कोई धर्म, विशेष जाति उनको मध्य नजर नहीं रखे, सभी को स्वतंत्र रूप से अध्ययन करना है। समानता, ना वो छोटा है ना बड़ा है, ना वो मुस्लिम है ना वो हिंदू है, ना वो सिख है ना जाट है ना कुछ है, तो वो एक भारतीय है, विश्वविद्यालय एक छात्र है। ठीक है, और विश्व बंधुत्व तक हमें
अन्य जो वैश्विक स्तर पे हमें एक दूसरे के प्रति जो सौहार्द का भाव विकसित करना है। याद रखें, हमारी दूरदर्शिता की जब हम बात करते हैं, दूरदर्शिता की भावनाओं को विकसित करना हो, क्या हमें दूर की सोचनी है। हम ये सोचते हैं कि हमने सोचा है कि हमने आईएएस बनना है, तो आईएएस ही बनना हमारा सपना नहीं है। हम आईएएस बनने के बाद हम समाज में क्या चीज़ों को सुधार सकते हैं, दूरदर्शिता ये रहती है। अब आपने कहा कि हमें शिक्षा ग्रहण करने से, आपने कहा कि मैं कल के डेट में लेक्चरर बन जाऊंगी, तो लेक्चरर आपका बनना है एक आपका, शायद मुझे लगता है बहुत से बच्चों का ये हो सकता है कि मैं लेक्चरर बनूंगी, मेरे पास अच्छा खासा पैसा आएगा, मेरा रेपुटेशन होगा, मेरा समाज में नाम होगा। अगर ये भाव से आए तो दूरदर्शिता नहीं हो सकती है। अगर आप कहोगे कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम करूंगी, मेरे से जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी। अगर आपने कहा बेटा कि कहोगे कि मैं जो वहाँ पर जो शिक्षा में आने वाले जो दोष गुण हैं उनको दूर करूंगी, और जो ग्रामीण जो छात्रों को जो हाशिए की दृष्टि में रखा जाता है उन छात्रों को ऐसे उभारूंगी कि वो आगे जाकर सभी के साथ कंपटीशन कर सके। और कहीं ना कहीं आपने अगर ऐसा कर दिया तो आपकी जो साधना है, जो आप इतनी जो तपस्या करोगे, वो सफल हो जाएगी। तो ये लक्ष्य रखा गया, ठीक है। जहां पर हम बात करते हैं कि विश्वविद्यालय में शिक्षा प्रशासन में वित्तीय प्रबंधन की बात करते हैं, तो ये आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैंने पूर्व में भी परसों बता दिया कि फंडामेंटल क्या होता है, पैसे का लेन देन ये है। अब मैं कहते हैं जो महाविद्यालय में प्रशासन का दायित्व प्रबंध समिति है, पैसे का लेन देन है, केंद्र का कितना इसमें पैसा होगा, राज्य सरकार उसमें कितना वहन करेगी, ये तमाम चीज़ें अलग अलग मद होती हैं। हमने पूर्व में भी मदों के बारे में चर्चा की थी। शिक्षण संस्थानों को आर्थिक मदद करने वाला आयकर रिटर्न, जो आय की जो रियासत है उनको दी जाएगी। और साथ ही हमने यहाँ पर देखा है जो अब यहाँ पे देखो शिक्षकों को वेतन और कार्य का अनुभव और अनुदान देना महाविद्यालयों को और विश्वविद्यालयों को अनुदान स्वरूप जो कौन देगा, ये आपके जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ये क्या करता है, विश्वविद्यालयों को आवंटन करता है, पैसे धनराशि आवंटन करता है। उनकी आवश्यकताओं की परिपूर्ति के लिए ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को निर्मित किया गया है। तो याद रखिएगा। अब यहाँ कह रहे हैं राज्य सरकार और उच्च शिक्षा पर सहमत और व्यय करेंगे। यहाँ पर कहने का अगर हमने कहा आज की डेट में अगर आप देखोगे तो 50% आपके राज्य सरकार वहन करेगी, 50% आपके क्या करेंगे, आज की डेट की बात कर रहा हूँ, वो केंद्र सरकार जो पहले था, जो रेशियो था वो 85% क्या करेगी, केंद्र सरकार करेगी और 15% आपके राज्य सरकार इसमें वहन करेगी। ये पहले का रेशियो रहा था। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10 करोड़ रुपए तक की धनराशि का प्रावधान आगामी 5 पंचवर्षीय योजनाएं के लिए किया जाएगा, जो उच्च शिक्षा के विकास। कभी क्वेश्चन पूछा गया कि 10 करोड़ रुपए की जो धनराशि के लिए उच्च शिक्षा के किसके लिए वो प्रावधान किया गया था, तो आपको होना चाहिए 5 वर्षों के लिए वो 10 करोड़ रुपए का वो योजना बनाई गई थी, जो कि उच्च शिक्षा के विकास और व्यय में खर्च किया। हमने 10 करोड़ रुपए की धनराशि केंद्र सरकार ने आवंटन करी, जो आगामी पंचवर्षीय योजनाएं जो चलती हैं, 5 साल के पंचवर्षीय योजना, 5 साल के लिए 5 वर्षों के लिए ये 10 करोड़ की धनराशि आवंटित की गई। जो विश्वविद्यालय में जो चीजें हैं, फर्नीचर की व्यवस्था करनी है तो फर्नीचर आएगा, बोर्ड की करनी है तो बोर्ड आएगा, और साथ ही उसकी बिल्डिंग की जरूरत है तो बिल्डिंग को निर्मित किया जाएगा। और वहां पर अगर खेल का मैदान नहीं, खेल का मैदान बनेगा, लाइब्रेरी नहीं, लाइब्रेरी बनेगी, और जो तमाम चीजें जो आपकी अध्ययन से रिलेटेड जो सामग्री हैं उनको प्रदत्त किया जाएगा। और यहाँ तक कि इसमें प्रावधान रखा गया कि शिक्षा उसमें आपका जो शिक्षकों की नियुक्ति, उसका वेतन खर्चा, वो बताए तमाम चीजें इसमें है। अब ये देखिए कि अगर हम कहते हैं कि उच्च शिक्षा संगठन संरचना गठन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लीजिएगा। उच्च शिक्षा जो गठन को 3 स्तर पर किया गया, जो स्नातक और स्नातकोत्तर अनुसंधान, पहले हमने BA, MA, रिसर्च, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमने कहा कि पाठ्यक्रम 3 वर्ष का होगा, प्रास्नातक 2 होगा, और शोध कार्य को हमने कहा कि पहले 2 वर्ष का होता था, अभी क्या कर दिया 5 वर्ष का एक बढ़ा दिया गया। देखिए अब बिटिया आपने जो पिछली दफे कहा था कि सर हम क्वेश्चन जब यहाँ 1500 लिखेंगे या 2500 लिखेंगे, ये तमाम जो क्वेश्चन करते हो, यहाँ पर भी एक चीज यही है। जब हम बात करें 1948 से 49 की अगर हम बात करें, जिसमें ये उच्च शिक्षा की जब बात की गई थी, उसमें 3 वर्ष का क्या होगा आपका स्नातक होगा, 2 वर्ष का क्या होगा आपका प्रास्नातक होगा, और 2 वर्ष का ही क्या होगा PhD का जो कार्यकाल, जो शोध कार्यकाल था वो था। अब वहां पर आएगा कि शोध कार्य राधाकृष्णन आयोग के अंतर्गत जो शोध कार्य को न्यूनतम कितने वर्ष का रखा गया था, 2, 3, 4, 5। अब आप लोगों का दिमाग तो रहेगा वर्तमान समय में कहोगे 5 साल की PhD होते, अरे मेरा क्वेश्चन तो सही हो गया, मगर वो हो गया गलत, वहां पर लगा माइनस मार्किंग, और क्वेश्चन तो उत्तर तो होना था 2 वर्ष का। समझ में आ रहा है ना, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? तो याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बच्चा, उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 तरीके से किया गया। तो एक तो होगा
हम कहते हैं कि आर्ट साइड के बच्चे, साइंस साइड के बच्चे और आपके कॉमर्स के बच्चे, और कभी हम ये कॉमर्स के बच्चे टेक्निकल, एक ही इसके अंतर्गत 3 भागों में इसको विभाजित कर दिया। और इन वर्गों में शिक्षा, कला, विज्ञान और वाणिज्य, ये तुम्हारा अलग अलग विभाग इसमें खोले। आपने देखा होगा कि ना आपके जो आर्ट फैकल्टी अलग होगी, साइंस फैकल्टी अलग होगी, और जो ये कॉमर्स फैकल्टी होती हैं, या फिर आप देखते होगे बीएड फैकल्टी अलग होती है ना, होती है नहीं होती है? अगर आप लोगों ने रेगुलर पढ़ा है तो आपको ये समझ में आएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। यहाँ पर समझा दिया तो अब समझ जाओ। अब देखिए, व्यवसायी व तकनीकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो इसको 6 भागों में विभाजित किया गया था। अब मैं आपसे क्वेश्चन देखिए, जिस दिन मैंने क्वेश्चन रखे आपको, आप जिस दिन मैं क्वेश्चन रखूंगा कि बच्चा कि आने वाला जो जिस दिन मैं टेस्ट लूंगा, मैं कहूँगा कि उच्च शिक्षा में जो तकनीकी पाठ्यक्रम को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वहाँ पर मैं वहाँ पर कुछ लिख दूंगा, मगर मैं कहूँगा कि वहाँ पर आप मुझे लिख के दो, मैं अगर ऑप्शन नहीं दूंगा। तो वहाँ पर तकनीकी व्यवसाय शिक्षा को 6 वर्गों में बांटा गया है और उच्च शिक्षा को 3 वर्गों में बांटा गया। यहाँ पर कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तकनीक हो गया, चिकित्सा हो गया, कानून हो गया और शिक्षा प्रशिक्षण, 6 भागों में इसे बांट दिया गया। तो 6 भाग आप नोट कर लीजिए, या तो इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या तो इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, पहला है कृषि हो गया, वाणिज्य हो गया, इंजीनियरिंग होगी, तकनीकी हो गई, चिकित्सा हो गया, कानून हो गया और साथ ही आपका शिक्षक प्रशिक्षण, ये बांट दिए। अब ये जो थे ये स्वतंत्र रूप में महाविद्यालयों में इनको खोला जाएगा, ये प्रावधान इसमें रखा गया था। ठीक है, अब बढ़ेंगे। देखिए, कृषि की अगर हम कहें तो कृषि की उच्च शिक्षा और शोध कार्य हेतु अलग से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा था, बताएगा कोई? चलिए, सर पन्नागढ़ बिल्कुल सही विश्वविद्यालय। कहा, आपके राज्य का है, आपको तो बिल्कुल सही कहा आपने बेटा। तो यहाँ पर किसी क्या उच्च शिक्षा में शोध के लिए अगर कहें कि हम कहते हैं कि अगर देखा जाए तो आज हमें शिक्षा के कृषि के क्षेत्र में हमें ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। देखिए, कृषि में हम अलग अलग ब्रीडिंग के माध्यम से गेहूं का जो ब्रीडिंग कराते हैं तो उसमें भी गेहूं का अलग किस्म पैदा हो जाती है, अलग अलग तमाम चीज़ें हो जाती है। तो ये शोध कार्य किए जाते हैं कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत। कृषि उन्नत हो और उन्नत हमारे जो जो दलहन हैं, जो हमें मोटे अनाज हैं, पतले अनाज हैं, वो तमाम चीज़ें। अब देखिए, यहाँ पर ग्रामीणों की जो उच्च शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है कि आपको रूरल यूनिवर्सिटी जैसे महाविद्यालय खोले जाएंगे, ये कहा गया था। इनकी स्थापना की जाएगी, उसके संबद्ध किससे किया जाएगा, महाविद्यालय। उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए सुचारू रूप में महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों में जो शिक्षकों और छात्रों के विभिन्न पदनामों और उनके वेतन विसंगतियां हैं उनको दूर किया। शिक्षा का माध्यम क्या होगा? अब शिक्षा का माध्यम याद रखें, थोड़ा सा ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये आयोग जो राधाकृष्णन आयोग की अगर जब हम बात करते हैं कि शिक्षा का माध्यम क्या था, तो यहाँ पर आप ये पता होना चाहिए, आयोग ने शिक्षा के माध्यम के प्रश्न पर गहन अध्ययन करा। देखिए, बेसिकली अगर हम इस चीज को फोकस रखें ना कि जो उच्च शिक्षा की अगर आप बात करते हैं, हम जब राधाकृष्णन आयोग की बात करते हैं तो है तो एक ही आयोग, हम आपको समझाने की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर कि इस पर बहुत ज्यादा गहन अध्ययन किया गया कि पाठ्यक्रम कैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ब्रिटिश हुकूमत में क्या पाठ्यक्रम था, उसको समाप्त होने के बाद जब ब्रिटिश हुकूमत समाप्त हुई, भारत की अलग नई शिक्षा नीति शुरू हुई, अलग उसमें आयोगों का गठन किया। तो ब्रिटिश शासन के समाप्त होने के बाद मानसिक रूप में हम क्या थे, अगर आज की अगर हम बात करें तो आज भी कहीं ना कहीं हम गुलाम हैं, ब्रिटिशरों के गुलाम हैं शिक्षा के क्षेत्र में, है या नहीं है? बता सकते हैं कोई? जी सर, बिल्कुल कैसे है। बताओ, बताओ जी सर, कैसे बिल्कुल बताओ? है। सर सब जगह सर अंग्रेजी का बोलबाला बिल्कुल है। सही, ये कम दिया गया है, हिंदी को कम दिया ठीक गया है। अब तुम्हें एक चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ, बहुत ही ज्यादा गहरी बात बता रहा हूँ। ये चीज हम शायद ही आप लोगों को पता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो कहा गया है कि ब्रिटिश शासन के समापन होने के बाद मानसिक रूप से गुलामी को जो गुलाम व्यक्ति अंग्रेजी संस्कृत ये भाषा के प्रशंसक थे, आज भी वही है। हम कह रहे हैं कि मैंने कल भी परसों आपसे बात की थी, मैंने कहा जिसमें हमारी जो वित्त मंत्री है, जो क्या है जो निर्मला सीतारमण है, वो क्या करती, जब हमारा जब आम बजट जब जारी होता है
पटर 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 चटर चटर करके क्या करती है, वो इंग्लिश में बोलती है, क्योंकि हमारी आधी से आधी जनसंख्या इंग्लिश जानती नहीं पहली दफे में। उच्च वर्ग जानता है, उच्च वर्ग उसका गुलाम है, क्योंकि गुलामी तो हमें दिखाई दे रही है, चाहे हम कहें हमारी जो तमाम चीजें। और दूसरी गुलामी हमें कहाँ दिखाई देती है, हम कहते हैं कि स्वतंत्रता, हम कहते हैं न्याय संगत की, जब हम कहते हैं कि हमारा जो संविधान का जो सबसे बड़ा जो सुरक्षा कवच जिसे हम मानते हैं वो आपका न्यायालय है। न्यायालय तो सबसे बड़ा गुलाम न्यायालय क्या है, इंग्लिश है। अगर कोई दो जजों के बीच, मान लीजिए मेरा कोई केस है, मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो दो जजों के बीच जब वार्तालाप होती है, जो वो है वो इंग्लिश में कटर बटर का क्या है, मेरा केस है, मुझे उसके बारे में पता नहीं है, क्या बात कर रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। लास्ट में डिसीजन सुना दिया जाता है, अब मुझे पता नहीं है कि क्या चर्चा क्या हुई, क्या चीजें रिजल्ट आई, लास्ट में डिसीजन सुना देता है कि भैया इसको 10 साल की कारावास सुनाई देती। ओहो, एक्चुअल लड़ा क्या गया केस, यही होता है ना। आज अगर आप पूरे जितने भी देखो, आपने देखा होगा जिसमें कोई भी भर्ती में जब हाई कोर्ट में जब मामला जाता है, तो उसका जजमेंट आता है, हाई कोर्ट से जजमेंट आता है, कहीं भी जजमेंट पूरा इंग्लिश में, थॉट इंग्लिश में आता है। साला हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है, हमें तो इंग्लिश ही आती नहीं पहले दफे, हम बड़े टूटी फूटी करके तो बड़े मुश्किल से पढ़ लेते हैं, समझते हैं कि ये क्या होता है, वो आती नहीं है। फिर हमें क्या करना है, हमें किसी से पूछना पड़ता है कि यार तुझे इंग्लिश आते तो बता दे, है ना। तो वो है, हम तो गुलाम आज भी हैं, चाहे हम कितने भी, आज हम कह रहे हैं भारत सरकार ने, आपने देखा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, आपने देखा कि जो राजपथ था उसका नाम प्रगति पथ रख दिया गया, तो कुछ कर्तव्य पथ रख दिया। अगर राजपथ का नाम कर्तव्य पथ रखने से क्या वो चीजें बदल जाएंगी, क्या नहीं बदलेंगे ना। हम तो गुलाम है। आप कह रहे हो कि हम गुलामी, वो चीज हमें क्या कहते हैं, गुलामी का वो करती है, कहीं ना कहीं बू आती है। आपने अभी देखा 2 दिन पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो उच्चतम न्यायालय का जो उसका प्रतीक चिन्ह है और उसका जो झंडा है उसको चेंज कर दिया गया है, याद है, पता है या नहीं है। तो वो प्रतीक क्यों करा गया, तो उसमें भी वो था, वो कहते हैं कि इसमें ब्रिटिशरों की गुलामी की बू आती है। हमारा अमृत काल का महोत्सव मना, हम अमृत काल में जी रहे हैं, अमृत काल में थोड़ा जी रहे हैं हम, तो फिर भी गुलामी कर रहे हैं। तुम या तो फिर राष्ट्रीय भाषा को हिंदी कर दीजिए, इंग्लिश को खत्म कर दीजिए, क्योंकि इंग्लिश खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वैश्विक स्तर पर वो जी, हमने तो इसमें यही पढ़ा था ना, माध्यमिक शिक्षा आयोग नहीं, सॉरी उच्च शिक्षा आयोग में हम तो यही पढ़ रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर शिक्षा को हंटर आयोग कहा, चाहे हमने बुट कमीशन कहा, तो उसमें तो अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया गया ना। तो यही प्रशंसक ये रहे थे। आज प्रशंसक कौन है, आज सभी लोग आज प्रशंसक है। आज हम तो किसी को इंग्लिश बोलने आ जाती है, अरे उसकी समाज में बहुत बड़ी इज्जत होती है। तो ये तमाम चीजें, अतः उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय भाषा हिंदी को माध्यम बनाने की मांग रही, और इस पर अंग्रेज पस्तर लोगों ने दबा दी गई। देखिए, हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम लाने की बात करते हैं तो अंग्रेजों ने इस चीज को दबा दिया गया, तो नहीं हो चुकी, वो इंग्लिश ही ये रही। अगर आपको ये पता है, मेरे को कोई ये बता सकता है कि हमारी जो राष्ट्रीय भाषा है वो वास्तव में क्या संविधान से प्रदत्त है, या क्या राष्ट्रीय भाषा का दर्जा बेसिकली वैसे दिया है कि वास्तव में ये राष्ट्रीय भाषा है। सर नहीं, बिल्कुल सही कहा। बहुत से लोग, नहीं सर, राजभाषा है ये राष्ट्रभाषा है ही नहीं है हमारी, ये राज्य भाषा की। इस तरीके से हमें ये कहीं पर ये नहीं कहा गया कि जिस प्रकार से इंग्लिश को अगर हम कहें एक कानून लाकर, एक विधेयक लाकर राष्ट्रीय जो हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में निर्मित कर दिया जाएगा, ये नहीं किया गया है। तो ये राष्ट्रभाषा हमारी है ही नहीं, याद रखें। सिर्फ हम राजकाज की जो भाषा होती है जिसमें उसका हम प्रयोग करते हैं, सिर्फ जैसे ऑफिस वर्क है जो भी है, तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। इसके लिए अतिरिक्त महत्वपूर्ण तथ्य है, आयोग के सचिव पद पर अंग्रेजी के प्रोफेसर होना, और साथ ही अन्य सदस्यों को कम से कम 3 अंग्रेजी व्यक्तियों का होना मुख्य कारण था। देखिए, आप जो कह रहे हो कि मान लीजिए 2 पल के लिए एक उदाहरण देता हूं मैं, इसको थोड़ा समझिएगा। ऐसा हम कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट के लिए, या फिर कहते हैं हम SC कैटेगरी के लिए या ST कैटेगरी के पिछड़े वर्गों के लिए, हम कहते हैं कि उनकी बेनिफिट के लिए अच्छा चीजें हम निर्मित करें। जो ऊपर बैठे हुए जो स्वर्ण वर्ग हैं, क्या वो कभी चाहेंगे कि ये लोग हमारे सामने आके बैठें? क्या वो नीतियां बनाने देंगे? उनके लिए बेहतर योजना बनाने देंगे? कभी नहीं बनाने देंगे। अगर कोई, मान लीजिए आपने दक्षिण भारत में देखा होगा, जब वहां की राज्य सरकार ने कहा था कि सभी मंदिरों में जो कम्युनिटी है, सभी समाज के लोगों को वहां पर उनका प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जितने भी ब्राह्मण वर्ग था, उच्च वर्ग था, वो बितक गया। उसने कहा नहीं हम इसका विरोध करेंगे, नहीं यहाँ पर बैठा ही नहीं जा सकता है।
अब मान लीजिए कोई जगन्नाथ का मंदिर है तो वहां पर कोई ओबीसी बैठ गया, एक जगह ब्राह्मण बैठा है, एक जगह एससी कैटेगरी के वाला बैठा है, एक मंदिर में बड़े पीठों में, एक में एसटी बैठा है और एक में आदिवासी बैठा है, एक में जो आपके ईडब्ल्यूएस वाला बैठा है। तो ये उन लोगों को पचा ही नहीं, क्योंकि वो तो सत्ता एक ही चाहते थे ना, वो चाहते कि ब्राह्मण वर्ग का इसमें एक छत्र राज हो, तो वो कभी नहीं चाहेगा कि मंदिरों का बंटवारा हो। तो यहां पर भी वही चीज हुआ था। तो यहां पर भी क्या कहा गया कि बैठने वाले अंग्रेजी जो आयोग के सचिव पद पर कौन बैठा था, अंग्रेजी का प्रोफेसर बैठा था। आयोग के कम से कम 3 जो सदस्य थे वहां पर भी 3 अंग्रेजी के जो व्यक्ति जो मुख्य रूप में वो बैठे थे। अब तुम हिंदी को राष्ट्रभाषा कहां से बनाओगे, उन्होंने तो उसकी वशी दबा देना है। तो इसलिए दबाव और अन्य सदस्यों की राष्ट्रीय भावनाओं के विभूषीभूत होकर राष्ट्रीय भाषा की वकालत ना कर सके, ये याद रख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये कह रहा है कि आयोग द्वारा इस संबंध में क्या संस्तुति दी है। उच्च शिक्षा में हिंदी को समृद्ध बनाने का और उसका विकास करने के लिए स्वीकृति भाषा और क्षेत्रीय भाषाओं को माध्यम बनाया गया। अब देखिए क्षेत्रीय भाषाओं को मान्यता दी। कला वर्ग के कुछ विषय हैं जो जहाँ शिक्षा इन भाषाओं के माध्यम से देने की व्यवस्था की गई कि हाँ चलो जो मान लीजिए आर्ट साइड के चीजें हैं चलो कर देते हैं हम, क्या हिंदी में। आपको ये पता होगा कि अभी तक मेरे को ये बता दीजिए, अगर आपने अध्ययन करा होगा तो ऐसा कौन सा वह राज्य है जहां पर जिस राज्य ने एमबीबीएस की पढ़ाई को हिंदी में कन्वर्ट कर दिया है, कौन सा वो राज्य है, बता सकते हो? अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई देखोगे डिक्टो थॉट इंग्लिश में होती है, इंग्लिश टू इंग्लिश चलती है। वो एक ऐसा राज्य है जिसने इस प्रावधान को, जो बच्चा अगर जो हिंदी में पढ़ना चाहता है, एमबीबीएस हिंदी में कर सकता है, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहता है इंग्लिश में कर सकता है, वो कौन सा राज्य है, कोई बताएगा? तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ये कॉन्सेप्ट लाया। फिर उसके बाद उत्तराखंड सरकार भी इसको ला रही, दूसरे तीसरे नंबर पे शायद उत्तराखंड सरकार है, उत्तराखंड में भी ये व्यवस्था लागू कर दी गई। अब यहाँ पर कह दिया गया है कि देवनागरी लिपि के दोषों को शीघ्र दूर करके और संघीय भाषाओं में देवनागरी लिपि को रखा जाएगा, लिखा जाएगा। देखिए देवनागरी लिपि को ही हम आज की डेट में मानते हैं, ठीक है। तो जो देवनागरी लिपि में जो दोष थे उनको दूर कर दिया हमने, तो हिंदी को यहाँ पर ऊपर रखने नहीं दिया। तो यहाँ पर आप देखिए विज्ञान हो, व्यवसाय हो, तकनीकी वर्गों में शिक्षा के विभिन्न जो संघीय जो भाषाओं के माध्यम से उसको संभव होने के अंग्रेजी माध्यम से ये सहमति दी गई। तो याद रखिएगा ये तमाम चीजें किस प्रकार से हो, शब्दावली वैज्ञानिक भाषाओं में कहें या अंग्रेजी का स्थान लेना। तो ये अब यहाँ पर देखिए उच्च शिक्षा स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को 3 भाषाएं, प्रादेशिक भाषाएं, 30 सूत्री हम कहते हैं, भाषाई सूत्री जो हम बोलते हैं ना, तो यहाँ पर आ गया। देखिए ये आ गया, पहले प्रादेशिक भाषा होगी, संघीय भाषा होगी और अंग्रेजी भाषा, 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। इस दिशा में प्रयास किया है राज्य सरकारों द्वारा और उच्चतर माध्यमिक विश्वविद्यालय जो डिग्री कॉलेज हैं, विश्वविद्यालय, इन कक्षाओं में संघीय भाषा को लागू करने के लिए कदम उठाए जाने आवश्यक है। हम जब पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम हमने आपको बता दिया, पाठ्यक्रम क्या है, तमाम चीजें हमने उसमें चर्चा कर ली है। क्या 2 वर्ष का होगा, क्या उत्तीर्ण होना चाहिए, ऑनर्स होना चाहिए, पीएचडी। देखिए यहाँ पर है पीएचडी की उपाधि कम से कम 2 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम इसका अनुसंधान आवश्यक है। तो उस शोध में ये तमाम चीजें आज इसको 5 साल का किया कर दिया गया है। बेसिकली जो शोध कार्य था, अब जो 2 था पहले 3, अब 3 हो गया। 3 साल में तुम्हारा शोध कार्य पूर्ण जो पीएचडी का जो डिग्री मिलेगी 5 साल में ही मिलेगी। और यहाँ पर विज्ञान अनुसंधान केंद्र की नियुक्ति की जाएगी। ये अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि ये देखिए छात्रों का शिक्षा का स्तर। अब यहाँ पर देखिए बेटा, ये थोड़ा सा यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण चीजें आ रही हैं। विश्वविद्यालय और उससे संबंधित महाविद्यालयों के प्रवेश में न्यूनतम इंटर योग्यता पास होनी चाहिए। इंटर जब पास करोगे तभी आप उच्च शिक्षा के लिए जाएंगे। आयु होनी चाहिए 18 वर्ष है और ये तमाम चीजें इंटर युक्त है। कॉलेजों से इसमें क्या होगी, संख्या अधिक से अधिक संख्या यहाँ पर खोली जाएंगी। अब यहाँ पर बच्चा आपने जो बोला था ना, अब आपकी तरफ आ रहे हैं जो आप बोल रहे थे। ये कह रहा है स्नातक स्तर पर इंटरमीडिएट पास छात्रों में केवल योग्यता छात्रों को ही प्रवेश दिया, जो योग्य छात्र होगा उनको उच्च शिक्षा में प्रवेश दिया जाए। जड़ों से जो भीड़ रोकने हेतु किया गया शिक्षण जो विश्वविद्यालयों में कला विज्ञान संकाय छात्रों की अधिकतम जो संख्या होगी, अधिकतम संख्या बेटा यहाँ पर देख लीजिए, अधिकतम संख्या जो होगी 3000 होगी और संबद्ध कॉलेजों में जो होगी 1500 होगी। थोड़ा यहाँ पर ध्यान में रख लीजिए। कला वर्ग में जो होंगी 3000 होंगी। ये कह रहा है कि शिक्षण
जो विश्वविद्यालयों में कला व विज्ञान संकाय में छात्रों की जो संख्या होगी 3000 और संबद्ध जो कॉलेज है उनसे रिलेटेड जो कॉलेज 1500 ये होंगे। आपने जहां पढ़ा होगा ये तमाम चीजें याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिए ये तमाम चीजें हैं। और ये एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर शिक्षण महाविद्यालयों में जो संबद्ध महाविद्यालयों में शिक्षण सत्र जो कार्य दिवस को छोड़ दिया जाए, देखिए तो जो कम से कम 180 दिन का कार्य दिवस होना चाहिए। याद रख लीजिए 180 दिन का कार्य दिवस कहाँ होना चाहिए, ये उच्च शिक्षा में होना चाहिए। याद रख लीजिए, ये यहाँ पर एक इसको हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। और ये तमाम चीजें इसको उठाना था, वो उठाना था, ये तो आप इतना वो नहीं आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा कि शिक्षक और शिक्षा में शिक्षक कर्मचारियों के संदर्भ में। अब विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय के अध्यापकों को 4 श्रेणी में बांटा गया। क्वेश्चन क्या पूछा गया, विश्वविद्यालय के अध्यापकों को कितने श्रेणी में बांटा गया, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर दिया गया 3, 4, 5 ऐसे करके दिया गया, आपको याद होना चाहिए। 4 भागों में बांटा। प्रोफेसर, रीड, लाइब्रेरी और स्टेटस जो फेलो वो हैं और अनुसंधान, ये इसमें बांटा गया, याद रख ले। यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, ये पूछी नहीं जाएंगी। और ठीक है, और क्या है, हाँ ये देख लीजिए, ये जो सेवानिवृत्ति की आयु थी ये सामान्यतः 60 वर्ष होनी चाहिए और प्रोफेसर की 64 वर्ष तक की वृद्धि का अनुमान यहाँ पर लगाया गया है। और यहाँ पर देखिए शिक्षकों के अध्ययन में एक बार वर्ष पूर्ण सेवा में 3 वर्ष का अवकाश या आधा वेतन जिसको दिया जाएगा, या तो 3 वर्ष का अवकाश ले लो या फिर आप क्या करो आधा वेतन ही लो। अब यहाँ पर देखिए शिक्षकों को सप्ताह में अधिक से अधिक 18 घंटे का शिक्षण कार्य किया जाना है। देखिए एक हफ्ते में जो शिक्षक है वो शिक्षक को 18 घंटे आपको क्या ना पढ़ाना नियमित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मास्टर डिग्री कक्षाओं में शोध छात्रों को जो निर्देशन किया गया 12 से 15 घंटे वो पढ़ाएगा। याद रख लीजिए शोध कार्य के लिए 12 से 15। और जो ये उच्च शिक्षा के अंतर्गत महाविद्यालय जो भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर आपको जैसे BA MA ये में आपका 18 घंटा यहाँ पर होना चाहिए। ये तमाम चीज़ें हैं। और ये जो अध्यापकों के प्रशिक्षण के सुझाव इसको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखेंगे क्योंकि परसों भी पढ़ चुके हैं इसको। और आयोग के व्यवसाय हो गया, कृषि के बारे में हमने पढ़ लिया है। और साथ ही आपको अगर वाणिज्य के बारे में मैंने आपको बताया गया जो स्नातक स्तर पर जो छात्रों को प्रथम 2 सेमेस्टर बैंकिंग और अकाउंटिंग ये तमाम सिखाया जाएगा। आपने ये चीज़ें देखी हैं क्योंकि ये जो मैंने बना रखी है बहुत ज़्यादा विस्तृत बना रखी है। तो यहाँ पर देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में थोड़ा सा हम बात करेंगे। मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश न दिया जाए और एक सत्र में कम से कम 190 से अधिक छात्र नहीं होने चाहिए। याद रख लीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। और प्रत्येक छात्र को 10 से अधिक रोगी ना हो। कहने का मतलब है कि प्रत्येक छात्र में 10 से अधिक रोगी ना हो, कि उसमें रोग नहीं होने चाहिए। 10 छात्र ऐसे होने चाहिए जिसमें ऐसे नहीं कि बीमार बच्चे भी आगे ऐसे प्रकार के नहीं होने चाहिए। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राधा कृष्णन आयोग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों में छात्रों को प्रवेश एक सत्र में कितने बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा, ये बना वहाँ पर दिया जाएगा आपको 1000, 500, 190 या 2000। अब आपके दिमाग में क्या क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन ये आया तो आज के डेट में कहोगे यार आजकल तो जो नीट बच्चे जो निकालते हैं वहाँ तो जो ये 1.5 लाख के आसपास जो मेडिकल की जो सीटें होती हैं तो उतने तो बच्चे हैं यार, 50,000 होंगे शायद। एक विद्यालय में कितने हो सकते हैं, बहुत ढेर सारे होंगे। दिमाग में ही दौड़ता है तो आपको याद होनी चाहिए एक सत्र में 190 से अधिक नहीं होने चाहिए। याद समझ में आ रहा है? हेलो, ये समझ में आ रहा है? जी सर। बोर तो नहीं हो गए हो? क्योंकि बड़ा लेक्चर जब चलता है तो ओब्वियसली नहीं सर, पढ़ाइए। बोरिंग भी हो जाता है कभी। नहीं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रोगी परिचय, रोगियों की रोकथाम के लिए ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। अब हम जब विधिक कानून की बात करते हैं, लॉ एजुकेशन की बात करते हैं, यहाँ पर 3 वर्ष का रखा गया। आपको सभी को पता है ये जो आपके हम कहते हैं कि उसको क्या बोलते हैं, लॉ को कुछ बोलते हैं LLB। यस हाँ, LLB। और फिर क्या आता है LLM होता है, कुछ ऐसा होता है। तो ये तमाम चीज़ें रखी गई। 3 साल का ये रखा गया स्नातक स्तर पे, 2 साल का वो तमाम चीज़ें रखी। तो ये भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बता। शिक्षा प्रशिक्षण की बात करें, शिक्षकों को प्रशिक्षण और शिक्षा वर्गों के अंतर्गत होना चाहिए। तो ये अब धार्मिक और नैतिकता क्या होनी चाहिए, धार्मिक ग्रंथों और मूल तत्व और अध्ययन 2य वर्ष की में कराया जाए, ये तमाम चीज़ें हैं। तो बेसिकली इनको मुझे नहीं लगता कि अब ये जो चीज़ें हैं जो बेसिकली जो फंडामेंटल जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो तो मैंने आपके सामने रख दिया है। अब देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट वुमेन एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। जो स्त्री शिक्षा के महत्व का वर्णन करते हुए आयोग ने कहा
कि भैया स्त्रियों के अभाव, क्योंकि स्त्रियों का अभाव कम है समाज में, उनका प्रतिनिधित्व तो कम था। आज तो लड़कों का प्रतिनिधित्व तो कम हो गया, लड़कियों का प्रतिनिधित्व तो ज़्यादा हो गया। तो आज उल्टा हो गया। पहले क्या था, यहाँ पर देखिए, शिक्षा के अभाव में कोई भी समाज अपने शिक्षित नहीं रह सकता है। याद रखिएगा, अगर कोई महिला शिक्षित है तो उसका बच्चा भी शिक्षित होगा, उसका परिवार भी शिक्षित होगा, उसका समाज भी शिक्षित होगा। पुरुष के शिक्षित होने से परिवार शिक्षित नहीं हो सकता, ये महिला के शिक्षित होने से परिवार शिक्षित हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर अतः आयोग ने स्त्री शिक्षा की सिफारिशें की और उन्होंने सुगमता बनाने में सक्षम हो, और साथ ही स्त्रियों की शिक्षा में पाठ्यक्रम जैसे गृह प्रबंधन होगा, गृह अर्थशास्त्र होगा, पोषण शिक्षा, जैसे अपने गृह विज्ञान जो चला है, ना, महिलाओं के ही लिए चला है। महिलाओं में क्या घरों को किस प्रकार से रखा जाता है, खाना कैसे बनाया जाता है, वो तमाम चीज़ें, ये भी एक हिस्सा है। अगर मान लीजिए कोई कहता है यार गृह विज्ञान बेकार चीज़ है, बेकार वो सब्जेक्ट है, थोड़ा है, अगर तुम खाना छोड़ दीजिए ना, फिर तुम घर में रहना छोड़ दीजिए, आप जिस चीज से आपका जीवन चल रहा है, तो वही चीज अगर त्याग दोगे तो वो सही नहीं होगा। तो गृह विज्ञान एज ए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहा। तो आप प्रास्नातक अनुसंधान, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते तो ये हम पूरे पढ़ चुके हैं। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, ये मूल्यांकन का हमने देखिए यहाँ पर कह रहा है कि परीक्षाओं के स्तर उन्नयन करने के लिए बीए, अगर जो सेमेस्टर प्रथम है, जो प्रथम वर्ष है, द्वितीय वर्ष है, तृतीय वर्ष में न्यूनतम प्राप्तांक है, ये क्या होना चाहिए, देखिए जैसे प्राप्तांक होने चाहिए, कोई पहले वर्ष में 70 ला गया, दूसरे वर्ष में 55 ला गया, और फिर 40% यहाँ पर होना चाहिए। आप ये लेके चले कि पहला जो वर्ष है 75 क्या ना 70% होनी चाहिए, दूसरे में 55 होनी चाहिए, तीसरे में आपके न्यूनतम जो होने चाहिए 40% यहाँ पर होने चाहिए, ये कहा गया है। अब यहाँ पर देखिए परीक्षकों के लिए चयन के लिए 5 वर्ष का अनुभव और ये तमाम चीज़ें होनी चाहिए। और ये संगठनात्मक नियंत्रण कैसा होना चाहिए, इसको छोड़ दीजिए, ये तुम्हारा मतलब का नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए ये कह रहा है विश्वविद्यालय में जो शैक्षिक गतिविधियों के संदर्भ में जो निर्णय जो लेगा ना, जो मान लीजिए कि विश्वविद्यालय में मैं कोई ऐसी शिक्षा गतिविधि करना है, वो क्या होगा, जो अथॉरिटी जो कमेटी बनी है, जो मैं कहूँगी जो शैक्षिक जो परिषद बना है, उसका जो गठन किया गया, उसके लिए 40 से 45 सदस्य यहाँ पर निर्धारित किए। कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अपना माइक बंद करिए, जो मान लीजिए जो विश्वविद्यालय स्तर पर जो कमेटी का गठन किया जाएगा, जो परिषद शैक्षिक परिषद का जो गठन किया जाएगा, उसमें कितने सदस्यों का होना अनिवार्य है। क्वेश्चन पूछा है 40 से 45 दिया है, 45 से 50 दिया है, 25 से 55 दिया है, 10 से 15 दिया है। तो आपको ये याद होना चाहिए ना कि 40 से 45 जो सदस्य संख्या वहाँ पर निर्धारित की गई है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये अनुशासन व्यवस्था किस तरह से डिसिप्लिन प्रोसीजर है, वो उसको भी छोड़िए, ये तो आपने पढ़ाई होगी। अब यहाँ पर गुण दोष मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बता दी, क्या गुण रहेगा, क्या दोष रहेंगे, इसका क्या रहा, तो समवर्ती मैंने एक ही चीज़ आपको सब कुछ यहाँ पर समझा दिया। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, आयोग ने विश्वविद्यालय स्तर पर बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालय में संबद्ध और महाविद्यालयों की आवश्यकता अनुदान किया, और अनुदान आयोग का गठन किया गया। यूजीसी ग्रांट का कमीशन की बात करें, 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान समिति को विश्वविद्यालय अनुदान के रूप में यहाँ पर घोषित, 1956 तक के कानून के रूप में स्वतंत्र रूप में प्रभारी आ गया। तो ये भी था। और ये बेटा देखिए यहाँ पर जो कह रहे था कि महाविद्यालयों में 1500 या फिर विश्वविद्यालयों में अधिक से अधिक 3000 छात्रों की संख्या यहाँ पर निर्धारित की जाएगी, याद रखना। महाविद्यालयों में 1500 नोट कर लीजिए, और महाविद्यालयों में 1500, और विश्वविद्यालयों में जो अधिकतम संख्या होगी 3000 से ऊपर नहीं होगी, याद रखना। अब यहाँ पर हमने जो कार्य दिवसों की बात करें तो यहाँ पर 180 यहाँ पर था, और ये ध्यान में रख लीजिए, पूर्व में ही ये चीज़ें मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमने बता दी हैं। तो 200 गुण हमने आपको पूरा मैंने बता दिया, इसमें क्या कमियां थी, क्या दोस्त है, वो तमाम आपको मैं पूरा बता चुका हूं। तो ओवरऑल ये लेके चलिए, हमने ये भी बता दिया अभी पूर्व में कि यूजीसी ग्रांट को बदला गया है कमीशन ने। हम उसके बाद जब ये आएगा तो हम उसको यहाँ पर अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अब कल जो हमारा जो अगला टॉपिक चलेगा वो मुदालियात आयोग, जिसे ये वाला कमीशन है जो आपके चाहे वो कोठारी आयोग रहा होगा, जो इसके अकॉर्डिंग जो रहा ये रहेगा, हम उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ओवरऑल आज का जो सेशन था, जो आपका जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जब हम बात कर रहे हैं, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आज आपका पूरा तरीके से समाप्त हो गया है। हमने जो उसकी जो नीतियां थी, पूरे संविधान से पूर्व जो भी आयोगों का गठन किया गया था,
चाहे स्वतंत्रता पश्चात के बाद जो भी हमने उसको सरसरी निगाह देखा, तो हमने स्वतंत्रता पश्चात के बाद जो हमने एक विस्तृत टॉपिक जो देखा राधा कृष्णन आयोग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। तो वो आपके सामने मैंने डिटेल में जितना हो सकता था मैंने वो विस्तृत चला गया हूँ, इससे विस्तृत नहीं हो सकता। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता है सभी के समझ में आ गया होगा। जी सर। ठीक है सर एक बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर जैसे ये और विश्वविद्यालय में क्या अंतर होता है हाँ, सर? बेटा मैं इसको बता बता के थक गया हूँ। मैं कंटिन्यू 2 घंटे से बोल रहा हूँ। अब मैं अनिल जी आपको आमंत्रित करना चाहूँगा, थोड़ा सा महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में आप इनको ब्रीफ कर दीजिए, क्योंकि ये हमारे प्रधानाध्यापक हैं, तो ये मुझे लगता है बेहतर बताएंगे। सर प्लीज। जी सर, समझ में नहीं आता सर, पता नहीं, थोड़ा सा मैंने चलिए वो बता रहे हैं। नमस्कार नमस्कार। मैं अभी लेट ही जुड़ा हूँ आज वैसे, तो मैं जितना तो सर ने भी बताया विश्वविद्यालय है वो आपका जो है उच्च लेवल का शिक्षण संस्थान हुआ, और जो महाविद्यालय है उसका निचले स्तर का। विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो है महाविद्यालय आता है। जी सर, इतना तो पता है सर। जैसे मतलब विश्वविद्यालय या जैसे जो डिग्री कोर्सेज होते हैं, मतलब स्नातक, परास्नातक, या ये जो हो गए सर। और अब देखिए, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ बेटा। देखिए आवाज आ रही ना मेरी? आ रही ना? इसको मैं क्लियर करता हूँ, तुम्हारी ये शंका को भी मैं दूर कर देता हूँ। ठीक है, पहले ये थोड़ा सा मैं नीचे क्रम में हमें जाना होगा। मैं तुम्हें थोड़ा सा नीचे क्रम को ले जा रहा हूँ, ये ध्यान में रखिएगा। पहले आपने क्वेश्चन उठाया कि महाविद्यालय किसे कहते हैं और विश्वविद्यालय कहते हैं। अंतर शिक्षण के अंतर्गत कुछ नहीं होता है। जो वहाँ बीए की डिग्री जो भी लेगा, या बीएससी डिग्री का लेगा, वो भी महाविद्यालय में भी वही लेगा, और विश्वविद्यालय में भी एज इट इज वही लेगा। मगर महाविद्यालय को जो खोलने का जो प्रावधान रखा गया था, हमने आपको पूर्व में ही कहा था कि महाविद्यालय इसलिए खोले गए थे कि जो ग्रामीण जो संख्या थी ना, जो ग्रामीण जो जनसंख्या थी, जो 80% जो गाँव में जो निवास कर रही है, हमने अभी आपको यहाँ पर बताया था। आपको मैं लेके चलता हूँ वहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर आपको लेके चल रहा हूँ बेटा। जो 70-80% जो गाँव में जो निवास कर रही है जो बच्चे हैं, उनको उच्च शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, सबसे बड़ी समस्या ये थी। अब इस समस्या का निदान करने के लिए महाविद्यालयों का निर्माण किया गया। अब महाविद्यालय क्या होंगे, क्योंकि विश्वविद्यालय बहुत बड़ी एक फैकल्टी होती है जहां पर बहुत ढेर सारी चीजें होती है, एक बड़ा तंत्र होता है, और इसी का एक छोटा स्वरूप अगर मैं कहूं तो ये महाविद्यालयों के रूप में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा को जो आपको कहें जो शहरी विद्यालय में जो पढ़ रहे हैं उसके समान एक ही शिक्षा प्रदत्त होगी। जो वहाँ पर भी बीए की डिग्री लेगा, उधर भी जो महाविद्यालय में पढ़ा है वो बीए की डिग्री ले रहा है, जो विश्वविद्यालय में पढ़ा है वो भी वही डिग्री ले रहा है। मगर ये जो कॉन्सेप्ट लाया गया था, ये कॉन्सेप्ट सिर्फ उन के लिए लाया गया था जो दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ें लाई थी। अब भी हमने यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, हमने यहाँ पर अभी पढ़ा था, 1 मिनट, इतना आपको समझ में आ गया? देखिए यहाँ पर आप देखिए, आपने कहा कि जो ये हमने कहा रूरल ग्रामीण जो है ना, रूरल यूनिवर्सिटी की बात करें, ये है महाविद्यालय, इसको बोला जाता है महाविद्यालय। अब महाविद्यालय की बात देखिए, सुनिए। आयोग ने ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की मांग की। किसने कही? आयोग ने। ये राधा कृष्णन आयोग ने कहा कि भैया ग्रामीण क्षेत्रों में भी विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। आयोग ने अनुभव किया कि उच्च शिक्षा केवल क्या होती, जो उच्च शिक्षा जो मिल रही थी अभी तक, वो सिर्फ 20% लोगों को, जो जनसंख्या का 1/4 हिस्से को मिल रही थी। जबकि आपको पता है कि भारत हमारा क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। ग्रामीण जनसंख्या शारीरिक रूप में गांवों पे रहती है। जो गांव के बच्चे 12 पास करने के बाद उनकी जो उच्च शिक्षा है वो छूट जाती है, तो उनकी जो उच्च शिक्षा ना छूटने पाई कर, इसलिए महाविद्यालयों का निर्माण किया गया। जो महाविद्यालय जो निर्माण किया गया था उनको उच्च शिक्षा में लाना था, कहीं ना कहीं उनको मुख्य धारा में लाना था, जो कि शहरों के जो बच्चे पढ़ रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसीलिए लाया गया था। ठीक है।